हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम, स्वागत है आप सभी का। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप ले लेते हैं BSOC 131 समाजशास्त्र का परिचय। ठीक है, ओके चलिए। तो आप लोग तब तक आ जाइए और मैं क्या करती हूँ, वीडियो को शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। और यदि आपके पास भी ग्रुप है तो प्लीज़ आप भी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, यानी इग्नू के ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। BSOC समाजशास्त्र का परिचय ले लेते हैं यहाँ पर। इसमें ब्लॉक की बात करते हैं तो 3 ब्लॉक आपके इसमें है, और यूनिट की बात करते हैं तो आई थिंक 13 यानी 13 यूनिट इसमें है, ज़्यादा यूनिट नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। समाजशास्त्र, अनुशासन और परिप्रेक्ष्य, ब्लॉक वन में सिर्फ एक ही यूनिट आपके इसमें है, और वो यूनिट है समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। देखिए, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन 100% इससे पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन कौन सा है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये है। चलिए 1 सेकंड, थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, ओके। चलिए अब यहाँ पर, तो अगर हम पहला जैसे कि हमारे पास फर्स्ट यूनिट है और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। और फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी है समाज शास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव। तो इससे कौन सा क्वेश्चन है जो क्रिएट होता है और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो मानव शास्त्र तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक मानव शास्त्र का क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, और ओके, सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव, दो चीज यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लेंगे। समाजशास्त्र का उद्भव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो इतना थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। समाजशास्त्र मानव विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ, दूसरा क्वेश्चन है। और आधुनिक सामाजिक मानव शास्त्र का उद्भव। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे चलिए ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम समाज शास्त्र का उद्भव बोलते हैं, यानी कि समाज शास्त्र का विकास कैसे हुआ है, यदि हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सामने आता है, तो देखिए यहाँ पर इसके कुछ कारक होते हैं समाजशास्त्र के। अगर अब विकास को आप जानना चाहते हैं तो समाजशास्त्र देखिए एक शैक्षणिक विषय है, एक शिक्षा के रूप में एक अलग सब्जेक्ट है। और पहले ये राजनीति मतलब जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं, सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, उसके साथ में कंबाइंड सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में बना दिया गया और शिक्षा के रूप में इसे पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक कारक जो होते हैं इसके, उसको समझते हैं। अगर हम इसके उद्भव की बात करते हैं तो यहाँ पे उद्भव जो है पश्चिमी यूरोप से इसका विकास हुआ था, और 18वीं से 19वीं शताब्दी में बहुत सारे वहाँ पे परिवर्तन हो रहे थे, और समाज के प्रति समझ लोगों में बढ़ रही थी, व्यक्ति के स्थान के प्रति प्रतिमान में परिवर्तन जो हो रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ में वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक पद्धतियां जो हो रही थी, इनमें भी विकास हो रहा था। लेकिन अभी भी प्राकृतिक विज्ञान जो था वो अपनी पहले की स्थिति में था। जो इसकी सिचुएशन सबसे स्टार्टिंग में थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी वही स्थिति थी। ठीक है, और यहाँ पर अब आगे अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, कोम्ट को, दुर्खाइम जैसे कुछ समाजशास्त्रियों के यदि देखते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता था कि मानव सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक समाज समान वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है। यानी कि मानव सामाजिक दुनिया के अध्ययन के लिए एक क्यों ना अलग से सब्जेक्ट, अलग से अध्ययन की व्यवस्था की जाए। तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जो है वो बढ़ रही थी, प्रगति कर रही थी, और जो हमारा कृषक समाज था जो गांव में हुआ करता था वो शहरों की ओर आ गया था। तो एक तरह से आधुनिक शहर जो है वो भी बस रहा था, औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत सारे आविष्कार हो रहे थे, उत्पादन का स्तर
छोटे भी थे, कुछ बड़े भी थे, कारखाने बड़े पैमाने पर मतलब छोटे जो उद्योग थे कारखानों का रूप ले लिए थे, तो यहाँ पे भी एक परिवर्तन देखने को मिला था। और साथ ही साथ में अगर विकास की हम बात करते हैं तो विकास में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए थे। बहुत सारी राजनीतिक क्रांतियां जो है पश्चिम यूरोप में देखने को मिलती हैं और जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलू में भी परिवर्तन देखने को मिले हैं, और खास तौर पर आधुनिक समाज जिसने मानवीय सृजनशीलता और तर्क संगतता को बढ़ावा दिया, अर्थव्यवस्था और अराजकता की सतत स्थिति में था, क्योंकि पहले के स्थिर क्रमों को नए नए द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 18वीं से 19वीं शताब्दी के पहले देखते हैं तो एक अंधकारमय युग था, लेकिन उसके बाद जितने भी परिवर्तन हुए वो परिवर्तन सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में भी नहीं, समाज में और खासतौर पे मानव में देखने को मिले। अब तर्क वितर्क का टाइम आ गया था और बहुत सारी रचनाओं, सृजनशीलता, बहुत सारी रचनाओं को करने का टाइम आ गया था, और यही शायद जो है एक तरह से नए चीजों को स्थापित करने का टाइम आ चुका था। और यहाँ पे समाज शास्त्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो रहे इन बौद्धिक और भौतिक सामाजिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में उभरा, निकल कर सामने आया। ठीक है ना। और तो ये मतलब ये हुआ कि समाज शास्त्र का इस तरह से क्या हुआ, उद्भव हुआ, विकास हुआ। तो अगर यहाँ पर एक शैक्षणिक विषय के रूप में समाज शास्त्र को एक शैक्षणिक विषय के रूप में क्या योगदान है, हालांकि क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी XYZ, तो ज्ञानोदय काल इसमें आप पहला लिखेंगे। और ज्ञानोदय काल का मतलब होता है ज्ञान का उदय। ठीक है ना, यहाँ पर ज्ञान का उदय हुआ, यानी तर्क का ये काल समझा जाता था, बौद्धिक विकास का ये काल था जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। तो जब दार्शनिक विचारों में बहुत सारे परिवर्तन लाते हैं तो वो बौद्धिक विकास और तर्क का विकास का काल कहलाता है। क्योंकि हम अपना जीवन जो जीते, जो हमारा सामाजिक जीवन होता है, उसकी बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी मान्यताएं होती है जिनको यहाँ पर हरा दिया गया था। और इस दौरान में 18वीं शताब्दी के दौरान में विचार की एक नई धारा को लाया गया था। ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक जो आपके चार्ल्स मोंटेस्क्यू और जीन जैवेक्स रूसो नई ज्ञानोदय से जुड़ चुके थे, वो प्रसिद्ध विचारक बन चुके थे। और साथ ही साथ में सामंती यूरोप के जो तत्कालिक दर्शनों से अलग एक मौलिक परिवर्तन को देखा गया था। सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को अब पवित्र रूप में धर्म, वैधानिक और पूर्ण नहीं माना जाता था। यानी कि जो समाज था और जो नैतिक मान्यताएं थी उनको अब एक तरह से जो समाज में कहते हैं कि जो परंपराएं, नैतिक मान्यताएं चली आ रही थी, उनको लोग अब धर्म के रूप में देखते थे। ये एक टाइम आ गया था कि पवित्र धर्म के रूप में इसको नहीं देखा जाता था। व्यक्ति विवेकशील हो रहा था, अपने बुद्ध का इस्तेमाल कर रहा था और आलोचनात्मक बनता जा रहा था, यानी कि किसी के किए गए कार्य को आलोचना के परिप्रेक्ष्य से देखता था, सही और गलत के परिप्रेक्ष्य से देखता था। शासक के युग आते थे, पुराने पवित्र अधिकार सिद्धांत को यदि छोड़ दे तो कुछ भी ऐसे जो आज उस टाइम में 18वीं शताब्दी में थे वो पवित्र नहीं माने जाते थे। चर्च, यूरोप की बात करो और चर्च ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। तो चर्च से लेकर के राज और राज से लेकर के शासक तक की जितनी भी चीजें गलत थी वो गलत ही मानी जाती थी। तो ये आपका है यहाँ पर ज्ञानोदय काल, यानी ज्ञान के उदय का काल। ठीक है ना। फिर यहाँ पर वैज्ञानिक क्रांति आई, तो 14वीं से 16वीं शताब्दी में नवजागरण काल जिसको कहा जाता है, और इस नवजागरण काल में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति को भी जन्म दिया। और इस वैज्ञानिक क्रांति ने व्यक्ति और प्रकृति के नए दृष्टिकोण को जन्म दिया, और जो प्राकृतिक वस्तुएं थी उनका लोगों ने अवलोकन करना, प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी प्राकृतिक वस्तुओं को भी एक सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ना या पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको समझने की कोशिश करने लगे। और जो वैज्ञानिक क्रांति हुई थी इसका प्रभाव सिर्फ भौतिक जीवन को ही बदलना नहीं था, बल्कि प्रकृति और जो समाज है, समाज में लोगों के जो परिवर्तन है, ठीक है ना, सॉरी, जो विचार हैं उन विचारों में परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है। और कोपर्निकन क्रांति और पिछले जो भू केंद्रित सिद्धांत थे, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जो बहुत सारे सिद्धांत बनाए गए थे, ये इसी के विकास की दिशा में, परिवर्तन की दिशा में एक कदम थे। इसी तरह से बहुत सारे प्रयोग किए गए, बहुत सारे प्रत्यदर्शक वैज्ञानिक जैसे गैलीलियो, गैलील, जोहान्स केपलर, आइजैक न्यूटन, सभी जो थे उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित समाज का एक निर्माण किया, समाज विज्ञान का निर्माण किया था। ठीक है ना। मतलब उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी ने कहा कि सूर्य जो है वो किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी लगाती है, किसी ने बताया कि तारे क्या है। इन सभी को लेकर के शुरू में स्टार्टिंग में ही एक तरह से परिकल्पना कर दी गई थी। ठीक है।
हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले विकास की अवधारणा जो है उसको विकसित कर दिया था। कांट ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक दार्शनिक थे जिन्होंने समाज के विकास का वर्णन किया। डार्विन ने मानव के जैविक विकास के वैध प्रमाण प्रदान कर दिए, है ना। तो मानव के जैविक विकास का जो जन्मदाता माना जाता है डार्विन को माना जाता है। तो ये देख लीजिएगा, ये आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैज्ञानिक क्रांति। अब चलिए, ये नहीं पढ़ेंगे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जिसने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया है। क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन माइंड में रखिएगा, यदि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आ जाए और 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को प्रभावित किया या 19वीं शताब्दी की क्रांति कौन, तो फ्रांस की क्रांति में सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, ओके राइट। और फ्रांस की क्रांति के बाद यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आ जा देते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत का उदय देख लेते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत तो नहीं आएगा लेकिन सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव, इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, राइट। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है और आगे चल के जो हम लेंगे वो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। ओके चलिए चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, मानव विज्ञान का उद्भव, 1 सेकंड। विकास का पहला चरण, मानव विज्ञान का उद्भव दूसरा चरण, हाँ सॉरी, आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव हम ये ले लेते हैं। ठीक है ना, आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ ये देख लेते हैं। तो देखिए, एक्चुअली अगर हम कहें कि आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान का उद्भव कैसे हुआ है, तो अगर यहाँ पे योगदान की बात करते हैं तो योगदान में सबसे ज्यादा नाम जो है ब्रोनिस्लो मालिनोस्की और N.R. रेडक्लिफ ब्राउन का माना जाता है। ब्रोनिस्लो मालिनोस्की और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जो है, इन्होंने आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के उदय में अपना योगदान दिया। ठीक है, ओके राइट। चलिए अब आगे इसको हम देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। एक्चुअली जो मार्शल मास को आमतौर पर फ्रांस में आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के अग्रणी के रूप में जाना जाता है, मार्शल को, लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हम देखें तो ब्रोशनी मालिनोस्की को, ठीक है ना, ब्रोनिस्लो मालिनोस्की जो है, इनको प्रसिद्ध सामाजिक मानव विज्ञानी के रूप में जाना जाता है और आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान में उनका योगदान था विधि और तकनीकी के साथ में। उन्होंने नृवंश विज्ञान का परिचय दिया था। ठीक है, नृवंश विज्ञान का परिचय दिया था। ये नृवंश विज्ञान क्या होता है? एक्चुअली नृवंश विज्ञान होता है एक एथनोलॉजी जो होता है, एथनिक, ये होता क्या है एक्चुअली, मान लीजिए एक तरह से लेखन कार्य होता है, ये साहित्य होता है। यानी मान लीजिए कोई कबीला है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं और बहुत कम उन लोगों को लोग जानते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह, या आप कह सकते हो कि उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है ना, तो वो नृवंश विज्ञान कहलाता है कि उनके बारे में लिखना, लोगों को बताना, एक नोट्स के रूप में, एक साहित्य के रूप में लेखन का कार्य करना, है ना। और विशेष रूप से पहले के जो दृष्टिकोण विकासवादी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण थे, उनसे हट करके कार्यात्मक के सिद्धांत की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ब्रोनिस्की और मालिनोस्की जो है, ये दोनों एक ही हैं, इनका नाम है। इन्होंने कार्यात्मक सिद्धांत की स्थापना की थी और साथ ही साथ में इन्होंने A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जो आधुनिक मानव विज्ञान के संस्थापकों में से एक है, वो भी इन्हीं के साथ में थे। तो अपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर रचनात्मक कार्यात्मक कहा जाता है। तो अगर हम यह बात करते हैं यहाँ पर ब्रोशलालो भी कहीं पे है, कहीं पे ब्रोशनास्को भी ब्रोशनास्की मिलेगा, तो नाम इनके थोड़े से अलग अलग दिए। ब्रोनिस्लो यहाँ पे दिया है, यहाँ पर देखिए ब्रोशलालो दिया है। ठीक है, तो मालिनोस्की याद कर लीजिए। ये जो है इन्होंने एक तरह से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इन्होंने जो है अभी मैंने जस्ट पढ़ा था, देखिए यही होता है, अगर आप निशान नहीं लगाओ ना तो यही चीज हो जाता है। ओके चलिए, अब हाँ, कार्यात्मक सिद्धांत की स्थापना की। और इसी के साथ साथ में जिन्हें हम बोलते हैं A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने रचनात्मक कार्यात्मक कहा जाता है, तो इस सिद्धांत की स्थापना की थी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लिख नहीं पाओगे, इसे मुझे अपने शब्द में आपको समझाना पड़ेगा।
तो जो उनका सिद्धांत था उसमें एमाइल दुर्कीम और उनके नृवंश विज्ञानी के क्षेत्र के डेटा और जो अनुभव थे उनके वैचारिक विचारों के साथ विकसित किया गया था। जो मैंने अभी आपसे कहा, नृवंश विज्ञान लिखने का काम किया जाता है। अब इसमें तो डॉक्यूमेंट्री और फिल्म वगैरह भी इसमें बनने लगी है। तो एमाइल दुर्कीम और मालिनोस्की जो थे, इन दोनों ने साथ में मिलकर इसमें काम किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर उनके महत्वपूर्ण कुछ काम भी गिनाए गए हैं। विनिमय और सामाजिक संरचना के रूप के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किए जाते थे। तो जो समाज होता था और समाज के बीच में जो विनिमय का काम होता था, एक्सचेंज का, आदान प्रदान का काम होता था, ठीक है ना, किस तरह से होता था, इनके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। और इस तरह उन्हें फ्रांस के आधुनिक सामाजिक मानव विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो एक विषय के रूप में यहाँ से पढ़ लेते हैं। एक विषय के रूप में मानव विज्ञान यानी सामाजिक मानव विज्ञान का उदय पेशेवर संघों के गठन के रूप में माना जाता है। और 1837 में इसे स्थापित किया गया था, यानी पहला मानव विज्ञान संगठन स्थापित किया गया था। और यहाँ पर अमेरिकी मानव विज्ञान संघ की स्थापना 1902 में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि और भी क्या आपको पढ़ना है, आपके अकॉर्डिंग बता दूं, क्योंकि इतना डेट वगैरह नहीं याद रहेगा। अगर यहाँ पर हम भारत में की बात करते हैं तो भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और बॉम्बे की मानव विज्ञान सोसाइटी की स्थापना 1886 में की गई थी, ठीक है ना। तो इस बात की कोई सहमति नहीं है कि मानव विज्ञान का उदय जो है, यानी सामाजिक मानव विज्ञान, सही, सिर्फ मानव विज्ञान नहीं, इसके साथ में सामाजिक भी लगेगा। तो सामाजिक मानव विज्ञान का जो उदय है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के गठन के साथ मेल खाता है, क्योंकि कुछ दावा करे तो, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में भारतीय मानव विज्ञान नहीं उभरा था, उसका उदय तो हो गया था लेकिन उतना ऊपर उठ के नहीं आया था। लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक संघ और लेखों की स्थापना केवल भटकने के प्रयास थे। तो भारत में समानतः प्राप्त मानव विज्ञान कार्यों को ब्रिटिश प्रशंसकों जैसे ब्लंट, क्रूग, डाल्टन, मिल्स, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अगर देखा जाए तो इस शताब्दी में यानी अब 20वीं शताब्दी में आते हैं यहाँ पर, तो शरद चंद्र राय ने छोटा नागपुर की जनजातियों पर उनके मैनोग्राफ के साथ मानव विज्ञान सामग्री को इस समूह में शामिल किया था। तो इस जो ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं, विभिन्न देशों के बारे में बताया गया है, राइटर लेखक के बारे में बताया गया है। तो ये जो अवधियां हैं ये इस चीज की ओर बताती हैं कि मानव विज्ञान यानी सामाजिक मानव विज्ञान का जो विकास है इसी काल में माना जाता है। सामाजिक मानव विज्ञान के प्रणेता कौन कौन से हैं तो ये हम नहीं देखेंगे, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि सामाजिक मानव विज्ञान के प्रणेता कौन है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सारांश आ गया है इसमें, देखिए इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति चाहे तो पूछ सकता है, नहीं तो मानव सामाजिक मानव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था फ्रांसीसी आंदोलन का क्या योगदान था समाजशास्त्र की उत्पत्ति में, ये आपको समाजशास्त्र की उत्पत्ति में फ्रांसीसी आंदोलन और औद्योगिक क्रांति दो देखे थे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, मानव समाज विज्ञान की उत्पत्ति, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आधुनिक मानव समाज के विज्ञान की उत्पत्ति जो भी हम पढ़ के आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें से सिर्फ देखिए 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ब्लॉक 1 से, ठीक है ना। ब्लॉक 1 आपका फिनिश्ड हो गया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। और जनरली इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन, 2 भी नहीं, 1 क्वेश्चन पूछेगा। आप जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपके ब्लॉक 2 और 3 से पूछे जाएंगे, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन इससे 100% पूछेगा। समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के साथ संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के साथ संबंध भी पूछ सकता है, अर्थशास्त्र के साथ भी पूछ सकता है, इतिहास के साथ भी पूछ सकता है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो समाजशास्त्र का मानव विज्ञान के साथ देख लेते हैं, और समाजशास्त्र का ओके, इसमें तो सिर्फ मानव विज्ञान का दिया हुआ है। तो समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति, ये हम नहीं देखेंगे प्रकृति कैसी है। समाजशास्त्र का उद्भव एवं इतिहास यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है, ओके। और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, मानव विज्ञान का उद्भव एवं इतिहास, वो हम पीछे भी देख चुके हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो
मानव विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा विविध एवं व्यापक है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें मानव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक मानव विज्ञान में मनुष्य और उस जो समाज में रहता है, तो मनुष्य, समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और इसे व्यापक विषय माना जाता है, बहुत बड़ा विषय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मानवों के अध्ययन और उसके विभिन्न पहलुओं से संबंधित होता है। तो उसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, उसके जितने भी पहलू होते हैं उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मानव विज्ञान और उसके शैक्षिक पेशे की विषय वस्तु जो है प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी से शुरू हुई है, ठीक है ना। यानी मानव विज्ञान को शैक्षिक यानी पढ़ाने की शिक्षा के रूप में देखा जाए तो विषय वस्तु जो है प्राकृतिक विज्ञान और मानविकी है, ठीक है। और आज भी इस प्रकृति का फॉलो किया जाता है। मुख्य कारण क्या है? मानव जात के समग्र अध्ययन, मानव जात का समग्र यानी सबका अध्ययन करना, एक बहुत बड़े भाग में, समग्र का मतलब बहुत बड़े भाग में अध्ययन करना। अगर इसके स्टार्टिंग की हम बात करते हैं कि इसका प्रादुर्भाव कब हुआ, इसका विकास का कब हुआ, कब ये उदय हुआ, तो मनुष्य एक प्रजाति के रूप में विकसित हुआ और अन्य सभी प्राकृतिक प्रजातियों और घटनाओं के अनुरूप प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करते हैं। तो मनुष्य एक प्रजाति के रूप में विकसित हुआ, उसने जन्म लिया और जिस तरह से प्रकृति में जितनी प्रजातियां और घटनाएं हैं उसी तरह से यहाँ पर उसका पालन कर रहा था मनुष्य भी। और यहाँ पर मानव विज्ञान के अत्यधिक भिन्न विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए मानव विज्ञान के बौद्धिक विकार और उसके उद्भव के बारे में भी पता चलता है। तो मानव विज्ञान में इसका जो दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट वस्तु है, वो है बौद्धिक विकास। और इस विषय के प्रारंभ और विकास के रुझानों की पहचान यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। तो ये मानव विज्ञान का उद्भव और इतिहास हो गया। चलिए अब यहाँ पर समाजशास्त्र की बात, मानव विज्ञान के उद्भव विकास को पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिक विकास से सीधे जोड़ सकते हैं। और मानव विज्ञान की स्थापना ग्रीको रोमन पुनर्जागरण काल में हुई थी, ठीक है ना। ग्रीको रोमन पुनर्जागरण काल में मानव विज्ञान की स्थापना हुई थी। अगर हम सदी की बात करते हैं ये तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हेरोडोटस के लेखन के साथ हुआ था, ठीक है। ओके चलिए तो ये मानव विकास थोड़ा सा देख लीजिए, यदि आता है मानव विज्ञान का विकास तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। समाज शास्त्र एवं मानव विज्ञान के संग समानताएं। अब देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाज शास्त्र एवं मानव विज्ञान के साथ क्या समानताएं हैं, ठीक है ना, या फिर क्या असमानताएं। दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समानताएं और असमानताएं। तो देखिए क्योंकि समाज शास्त्र में ही कौन होता है, समाज शास्त्र में क्या अध्ययन करते हैं हम, समाज शास्त्र में यानी समाज का अध्ययन करते हैं। और जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो समाज में कौन रहता है? व्यक्ति रहता है, व्यक्ति यानी मानव रहता है। तो एक तरह से मानव हो गया। तो मानव विज्ञान में मनुष्य, समाज और उसकी संस्कृति का अध्ययन। तो अब यहाँ पे समझिएगा क्योंकि दोनों जनरली बहुत ही पास के सब्जेक्ट हैं, समाज शास्त्र और मानव विज्ञान। अब इनमें थोड़ा सा समानताएं देख लेते हैं, सिमिलरिटीज देख लेते हैं, क्या क्या देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो दोनों के मध्य का संबंध इतना घनिष्ठ है, इतना करीब है कि वर्तमान समय में इनके बीच अंतर करना बहुत कम हो गया। अगर कोई कहे कि ये दोनों अलग अलग हैं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कई प्रतिष्ठित मानव विज्ञानी हैं जो समाजशास्त्र एवं मानव विज्ञान एवं खास तौर से सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बीच संबंध के पक्षधर में, यानी कि दोनों, बिल्कुल दोनों में, यानी समाज शास्त्र और मानव विज्ञान में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए फ्रेजर। फ्रेजर ये कहते हैं कि सबसे पहले मानव विज्ञानी हैं जिन्होंने सामाजिक मानव विज्ञान के प्रथम प्रोफेसर के रूप में एक स्पीच दी थी। और उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि सामाजिक मानव विज्ञान समाज शास्त्र की एक शाखा है, ठीक है ना, और जिसका संबंध आदिम समाजों से है। देखिएगा यहाँ पे समाज शास्त्र मानव विज्ञान का मतलब सामाजिक मानव विज्ञान, हर जगह आपको सामाजिक लिख के नहीं देगा, यहाँ पे सामाजिक मानव विज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यही चीज यहाँ पे फ्रेजर ने भी कहा था, ठीक है ना, कि जो सामाजिक मानव विज्ञान है वो समाज शास्त्र की एक शाखा है, समाज शास्त्र की एक ब्रांच, शाखा के रूप में है, उप सब्जेक्ट के रूप में, उप विषय के रूप में है। और इसका संबंध आदिम समाजों से है, जो आदिम समाज के लोग, जो मैंने कहा ना कबीले वगैरह में कुछ उस तरह के लोग रहते हैं जो जिनके बारे में बहुत कम हम लोग जानते हैं, उनके रीति रिवाज संस्कृति के बारे में उसका अध्ययन किया जाता है। तो समाज शास्त्र को समाज के सबसे सामान्य विज्ञान के रूप में देखा जाता है और सामाजिक मानव विज्ञान समाज शास्त्र का एक हिस्सा है। देखिए समाज शास्त्र को समाज के सबसे सामान्य विज्ञान के रूप में देखा जाता है और मानव समाज विज्ञान को समाज शास्त्र के हिस्से के रूप में देखा जाता है। पहला यहाँ पे अंतर हो गया, ठीक है। मूल अथवा
प्रारंभिक चरणों, मानव समाज के प्रारंभिक चरण तक सीमित है। और फ्रेजर ने सामाजिक मानव विज्ञान को जंगली जीवन के अध्ययन तक सीमित करते हुए मानव जात के प्रारंभिक इतिहास एवं संस्थानों पर मनोवैज्ञानिक, अच्छे इसको छोड़ दीजिए आप, अब ये फ्रेजर का आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, बस इतना ले लीजिए आप। सामाजिक मानव विज्ञान जो है समाजशास्त्र का एक हिस्सा है, और समाजशास्त्र को समाज के सबसे सामान्य विज्ञान के रूप में देखा जाता है, और सामाजिक मानव विज्ञान समाजशास्त्र का एक हिस्सा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे सभी के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। अब रेडक्लिफ ब्राउन है, उन्होंने भी यहाँ पे कहा है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक समाजशास्त्र है। तुलनात्मक समाजशास्त्र सबसे मतलब क्या है कि वह विज्ञान जो मनुष्य के सामाजिक जीवन की घटनाओं एवं संस्कृति अथवा सभ्यता के अंतर्गत सम्मिलित चीजों का प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को लागू करता है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो तुलना करता है एक तरह से, जो सामाजिक जीवन की घटनाएं होती हैं, मनुष्य की जो संस्कृति होती है, ठीक है ना, जो सभ्यता होती है, उसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को लागू करना ही तुलनात्मक समाजशास्त्र कहलाता है। रेडक्लिफ मानते हैं, ठीक है ना। उन्होंने ये भी कहा है कि सामाजिक मानव विज्ञान को भाव सूचक दृष्टिकोण के स्थान पर नियमनावेशी दृष्टिकोण, यानी ये नियमनावेशी दृष्टिकोण का यानी नियम अन्वेषी दृष्टिकोण, यानी समाज के जो भी सामान्य कानून होते हैं उसके आधार पर इसकी खोज की जानी चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप डिफरेंसेस देखने निकलेंगे तो इस तरह से डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे कि आप टॉपिक में इनको लिख सकें, ठीक है ना। इनको आपको अपने से पढ़ना होगा, इनको इसी तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। उन्होंने ये भी कहा कि एक विशेष घटना या कार्यक्रम को प्रदर्शित करने की एक पद्धति है ये सामान्य कानून। समान कानून क्या है? कोई विशेष घटना या कार्यक्रम है उसको प्रदर्शित करने की एक पद्धति है। कोई दूसरे मनोवैज्ञानिक भी है जो उनके विचार से सहमत हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वो बोलते हैं कि सामाजिक मानव विज्ञान को सामाजिक अध्ययन की एक शाखा मानते हैं, और शाखा जो कि मुख्य रूप से आदिम समाजों के अध्ययन पर बल देती है। ठीक है, जब लोग समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समान तौर पर वे लोग सभ्य समाज की विशेष समस्याओं का मन ही मन में अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र यानी सभ्य समाज, और सामाजिक मानव विज्ञान यानी आदिम समाज, ठीक है ना, राइट। तो सामाजिक मानव विज्ञान और समाज के बीच में अंतर केवल क्षेत्रानुगत का अंतर है, ठीक है ना, क्षेत्र का अंतर है। मानव का अध्ययन सामाजिक समाजशास्त्र में किया जाता है, और आदिम जो उसका मानव का अध्ययन जो है वो सामाजिक मानव विज्ञान में किया जाता है। तो समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान के बीच संबंध उसके अर्थ की व्यापकता एवं विरूपता में है, और दोनों के दोनों सामाजिक अंतर अध्ययनों का, सामाजिक अंतर संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध, और दूसरे कई मानव विज्ञानी भी इसी चीज को मानते हैं। तो ये देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने यहाँ पर समानताएं देखी हैं, अब इसी तरह से यहाँ पे विभिन्नताएं दी हुई हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। विभिन्नता भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे देख लीजिएगा। ओके, अब आगे देख लेते हैं क्या यहाँ पर और इम्पोर्टेंट आपके लिए इसमें हो सकता है, ठीक है। चलिए, सारांश आ गया। तो पहला जो क्वेश्चन था सामाजिक समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान, इससे एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा आ गया समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से। अभी हमने मानव विज्ञान देखा, अब मनोविज्ञान से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो क्या मनोविज्ञान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये देख लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मुझे हालांकि मनोविज्ञान इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल, एक काम करते हैं इसमें, ओके, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का अंतर संबंध देख लेते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर सामाजिक मनोविज्ञान कहते कि जो भी आप चाहे आप मानव विज्ञान पढ़े, मनोविज्ञान पढ़े, इसके अंदर सामाजिक, इसके आगे सामाजिक चीज जरूर जुड़ेगा, ठीक है ना। तो सामाजिक मनोविज्ञान में प्रयोग होने वाले समाजशास्त्र के विचार एवं तरीके देख लेते हैं, ठीक है ना। तरीकों का मतलब होता है इसकी तकनीकी देख लेते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा। ओके, चलिए, समाजशास्त्र के जनक किसमें होती है? मनुष्य में होती है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आई थिंक से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं
समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर संबंध, क्या संबंध है? अब देखिए, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का सामाजिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों का स्थान है। स्वतंत्र एवं पृथक विषय, स्वतंत्र भी है और पृथक का मतलब पृथक अलग भी है। ये स्वतंत्र और अलग विषय होते हुए भी दोनों के अध्ययन के केंद्र में मानव जीवन के विविध पक्ष, यानी दोनों में मानव का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में भी मानव का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में भी मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मनुष्यों के अतिरिक्त जीवधारियों के जो जीव प्रजाति होती है, उनकी जो अन्य प्रजातियां होती हैं, उनके अस्तित्व को बनाए रखने और जीवन जीने के लिए जो भौतिक परिस्थितियां होती हैं, इनके बीच एक अनुकूलन की प्रकृति पाई जाती है, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है ना, कि जो भी जीवधारी हैं और जो भी प्रजातियां हैं, इन सभी के बीच में एक अनुकूलन की प्रकृति होती है, एक सामंजस्य होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और मनुष्य व्यवहार पद्धतियां सदैव सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य व्यवहार पद्धति क्या कहते हैं? ये सीखते रहते हैं। जो अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है वो सीमित रहती है, यानी कि मनुष्यों में जो जीवधारी होते हैं, प्रजाति होते हैं, जीने के लिए जितनी भी भौतिक परिस्थितियां होती हैं सीमित होती हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है, उसका व्यवहार जो होता है, उसकी पद्धति जो होती है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। जानवरों की प्रवृत्तियां आनुवांशिक प्रवृत्तियों से प्राप्त होने वाले निर्देशों संचालित होती है। इसे छोड़ दीजिए, यहाँ सिर्फ यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक ले लीजिए, फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे भी ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, अच्छा, एक चीज और है, मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है ना। अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखता है वो। मनुष्य सभ्यता की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। मनुष्य को सामाजिक संदर्भ में ऐसी जानकारी, यानी समाज से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो जीवन की परिस्थितियों में तालमेल बिठाने के लिए जरूरी होती है। तो समाज शास्त्र की विश्लेषण की आधारभूत इकाई सामाजिक प्रणाली है। सामाजिक प्रणाली क्या कहलाती है? परिवार, सामाजिक समूह, समुदाय, संस्कृत, मूल, धरोहर, परंपराएं, ये सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मनोविज्ञान की प्रमुख विषय वस्तु मनुष्य के मन का अध्ययन है, ठीक है। और मनुष्यों की सोच, उसके व्यवहार, उसकी भावनाएं, उसकी धारणाएं, जीवन मूल्य सभी कुछ व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो और जबकि समाजशास्त्र सामाजिक परिवेश, सामाजिक संस्थान जैसे परिवार, समुदाय आदि का अध्ययन करता है। यहाँ पे अंतर दे दिया। मनोविज्ञान का प्रमुख विषय क्या है? वस्तु मनुष्य का अध्ययन करना, ठीक है ना। प्रमुख विषय क्या होता है? मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? मनुष्य के मन का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक विज्ञान में क्या किया जाता है? समाजशास्त्र में क्या किया जाता है? समाज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ओके, मनुष्य की सोच, उसके व्यवहार, उसकी भावनाएं, ये सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। और समाजशास्त्र, समाज के परिवेश की बात करते हैं समाजशास्त्र की, तो इसमें सामाजिक परिवेश, सामाजिक संस्थान, परिवार, समुदाय आ जाते हैं। दो अंतर हो गए, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र व्यक्ति रहता है और समाजशास्त्र में अध्ययन का केंद्र कौन होता है? समाज होता है। सामूहिक योग्यता का आकलन करना, समाज विज्ञानी, मनोवैज्ञानिक समूह, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। 2-3 अंतर ले लीजिए, बस हो गया। हो सकता है कि अंतर और डिफरेंसेस दोनों इसमें पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ऐतिहासिक विकास नहीं देखेंगे, परिभाषा नहीं देखेंगे। क्वेश्चन आपसे समाज शास्त्र और मनोविज्ञान का सामाजिक मनोविज्ञान से अंतर संबंध, समाज शास्त्र और नहीं, अब ये नहीं देखेंगे। बस एक बार आप देख लीजिए समाज के अंतर पद्धतियां कौन है, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र भी नहीं देखेंगे। समाज शास्त्रीय उपकरण, समाज शास्त्रीय उपकरण देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है, राइट। यानी कि यहाँ पर समाज शास्त्रीय उपकरण या तकनीक की या विधि की बात करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे उपकरण भी पूछ सकता है, तकनीक भी पूछ सकता है और विधि भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें मतलब था सिद्धांत, यानी संकल्पना और अभिव्यक्ति। दो चीजें क्या है? एक संकल्पना है और एक अभिव्यक्ति है। ये समाज शास्त्रीय उपकरण, तकनीक या विधि है। तो समाज शास्त्रीय संकल्पना क्या है, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो दिन होता है, हमारे दिन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता रहता है और इससे हमारा जीवन जो होता है प्रभावित होता रहता है, ठीक है। और खास तौर पे जो हमारे पारिवारिक मूल्य होते हैं, मान्यताएं होती हैं, ठीक है ना। कि समाज में पारिवारिक मूल्य और मान्यताएं होती हैं। मनुष्य इन्हीं को लेकर के चलता है और इनको मानता है और इनसे हमारे जीवन जो है प्रभावित होता है, धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, ठीक है ना। और जिसका निर्माण सामाजिक प्रभाव करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, इसको समझने के लिए संकल्पना की जरूरत पड़ती है। अब संकल्पना की जरूरत कैसे पड़ेगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है।
इतिहास तथा सामाजिक संरचना के संदर्भ में अपना तथा दूसरों का अतीत मानव शास्त्री समाज शास्त्री संकल्पना कहलाता है। ये सी राइट मिल्स ने कहा है कि इतिहास और सामाजिक संरचना के अंतर्गत यदि आप देखें तो यहाँ पर अपना तथा दूसरों का यदि अतीत आप देखेंगे वही समाज शास्त्री संकल्पना कहलाता है। और मिल्स ये भी कहते हैं कि समाज शास्त्री को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि वह उसके जीवन को प्रभावित करने वाले जो सांस्कृतिक होते हैं, जो ऐतिहासिक कारक होते हैं, उनको पहले वो समझ ले, मनुष्य तथा उसके समाजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, उनके एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगा ले। ठीक है ना, राइट। इससे भी समझा जा सकता है कि व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार, उसका सांस्कृतिक स्तर कैसा रहेगा। ठीक है, ओके। जो संकल्पना हो जाती है, समाज शास्त्री संकल्पना सामाजिक मनोवैज्ञानिकों को ऐसी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो उन सभी कारकों और समाजी दशाओं के बारे में विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया समाज शास्त्री संकल्पना। समाज शास्त्री संकल्पना में सामाजिक मान्यताएं एवं सामाजिक मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम बार बार पढ़ाते आए कि समाज है, समाज में मनुष्य होता है, मनुष्य किसका पालन करता है, उसकी कुछ समाज के द्वारा बनाई हुई मान्यताएं होती है, समाज के द्वारा बनाए हुए मूल्य होते हैं, आचार होते हैं, विचार होते हैं। ठीक है ना, और हर व्यक्ति जो समाज में रहता है उन सभी को इसका पालन करना पड़ता है, क्योंकि मूल्यों का मनुष्य के आदर्श, नैतिकता से, विश्वास से संबंध होता है। ठीक है ना, जनरली लोग इसको तोड़ते नहीं है। ओके। और फिर दूसरा है संस्कृति। किसी समाज के अनुरूप व्यवहार पद्धति एवं विश्वास को व्यक्तियों में ढालने की भूमिका उस समाज की संस्कृति निभाती है। हर एक समाज की अपनी संस्कृति होती है। ठीक है ना, राइट। हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और जो उसकी पहचान का काम करती है। ठीक है, जैसे भाषा हो गया, प्रतीक हो गया, रहन सहन, खान पान, विश्वास, मान्यताएं, शैली, ठीक है ना, सजने संवरने, उठने बैठने का ढंग, ये संस्कृत कहलाता है। ठीक है, और किसी भी समाज की संस्कृति को एक विशेष स्वरूप प्रदान करता है जब ये सभी चीजें मिल जाती हैं। तो संस्कृत होगा। संस्कृत से भी एक क्वेश्चन आगे इसमें आपके इसमें चैप्टर में होगा कि संस्कृत क्या है। भूमिकाएं एवं स्तर, ये भी देख लीजिए। व्यवहार पद्धतियां भूमिकाएं कहलाती है। मनुष्य किस तरह का व्यवहार करता है सामाजिक स्तर पर। ठीक है ना, बहुत सारी पद्धतियां भी होती हैं कि मनुष्य समाज में रहता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है ना, और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पे कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो आप विद्यार्थी अथवा पाठक की भूमिका में होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर समाज में भी भूमिका का मतलब होता है पिता का, माता का, भाई का, बहन का, ये रोल अदा करने पड़ते हैं, तो ये भूमिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, समाजीकरण। समाजीकरण क्या कहलाता है? समाजीकरण व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसका जीवन जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो एक छोटा बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, वो पशु के समान होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने परिवार से, परिवार के लोगों से बहुत कुछ सीखता है और उसके बाद अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से। तो वो क्या सीखता है? मूल्य, संस्कृति, धर्म, आहार, व्यवहार, आचार विचार, ठीक है, जीवन स्तर, ये सभी कुछ सीखना वो शुरू कर देता है। और जब ये सब कुछ सीख जाता है तो उसका समाजीकरण हो जाता है। ठीक है, यही चीजें हैं और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है। ठीक है, तो समाजीकरण में व्यक्ति को एक योग्यता मिलती है। ठीक है ना, राइट, किसी भी कार्य को कर सकने की एक स्किल डेवलपमेंट उसके अंतर्गत होता है ताकि वो उस योग्यता को कहीं यूज कर सके। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, इसको प्लीज देख लीजिएगा। समाजशास्त्री उपकरण क्या है, विधिया तकनीक क्या है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। ओके, अब इसमें देख लें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, समाजशास्त्री सामाजिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य ये नहीं देखेंगे हम। सामाजिक ढांचा में ये भी, सामूहिक पद्धतियां भी नहीं देखेंगे हम। ओके, ओके। सामाजिक मनोविज्ञान में अनुसंधान के उद्देश्य क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान में अनुसंधान के उद्देश्य क्या है? तो इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता कि सामाजिक मनोविज्ञान में अनुसंधान का उद्देश्य पूछ सकता है, फिर भी आप चल थोड़ा सा देख लीजिएगा यदि क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कि सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसंधान के उद्देश्य क्या, वेरी इंपॉर्टेंट में रख देती हूँ। देखिए, निरीक्षण एवं वर्णन। ठीक है, राइट, यानी सामाजिक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति कोई भी हो,
व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राइट। वो किस तरह से रहता है, क्या करता है, उसकी किस तरह से सहायता की जाए, ये सभी चीजें उसका निरीक्षण और वर्णन इसमें किया जाता है। कार्य कारण संबंध, इसका पता लगाया जाता है। यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के सभी अध्ययन अनेक प्रकार के लोगों के बीच और हर एक प्रकार के परिस्थितियों में, सिचुएशन में, वातावरण में पहुंचकर उनके कार्य एवं व्यवहार के बीच कारणों का संबंध का अध्ययन लगाते हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक परंपरा हो गई, संस्थान हो गए, मूल्य हो गए, संस्कृत हो गए, ठीक है ना, इनमें जो परिवर्तन होता है और इन परिवर्तनों के कारण मानव व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है और इसे को कारण कार्य संबंध कहा जाता है। तो कारण कार्य संबंध किसे कहा जाता है? मान लीजिए वे जो समाज में, सामाजिक या व्यक्तिगत स्तर पर समाज में या व्यक्ति के सामाजिक परंपराएं, संस्थान, मूल, संस्कृति आदि में जो परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन से मानव के व्यवहार में जो प्रभाव पड़ता है उन प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है और उसी विश्लेषण को कारण कार्य संबंध कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह जानना है कि यदि आरंभिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य कर दी जाए तो लड़कियों की शिक्षा के बारे में माता पिता के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आएगा, ये एक कारण और कार्य हो गया। ठीक है ना, ओके। नए सिद्धांत को प्रस्तावित करना, तो इसका एक उद्देश्य सामाजिक व्यवहार के तर्क संगत विश्लेषण पर आधारित होता है। जो नए सिद्धांत होते हैं उसको प्रस्तावित किया जाए। खास तौर पर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उस परिवर्तन में नए सिद्धांत का प्रयोग किया जाए। फिर अनुप्रयोग, तो जो जितने भी ऊपर प्रयास किए गए हैं इनसे प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल करना और जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हल निकालने के लिए किस प्रकार उसका उपयोग किया जाए। दैनिक जीवन में लोग इसका सामना करते हैं, अनुप्रयोग और संप्रयोग कहलाता है। ठीक है ना, तो जो भी ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान का इस्तेमाल उन समस्याओं को हल निकालने के लिए किया जाता है लोग जिनका दैनिक जीवन में, यानी कि डेली अपने जीवन में उसका सामना करते हैं, यानी लोगों के दैनिक जीवन में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का हल करते हैं निकालने के लिए, जिसका प्रयोग करते हैं ज्ञान का, वो अनुप्रयोग कहलाता है, वो ज्ञान ही अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक है, चलिए ये भी फिनिश्ड हो गया है। समाज शास्त्र इतिहास का संबंध देख लीजिए। समाज शास्त्र और इतिहास का क्या संबंध है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको रख देती हूँ मैं। तो इतिहास के संबंध में इतिहास को परिभाषित करना है और समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध, तो यहाँ पे संबंध और अंतर दो चीजें देख लीजिए, दो में से कोई भी पूछ ही सकता है, 100% पूछ सकता है। ठीक है ना, तो परिभाषित करना तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। समाज शास्त्र और इतिहास का संबंध क्या है यहाँ पर आप देख लेते हैं। एक्चुअली समाज शास्त्र और इतिहास एक दूसरे से अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, हमें पता है ना, ठीक है, राइट। और जो भी वर्तमान समस्याएं होती हैं उस समाज में उस पर ध्यान देता है। और इसी तरह से विश्लेषण में वर्तमान और अतीत दोनों करीब आ जाते हैं। अब देखिएगा, ये समाज शास्त्र और इतिहास आप पढ़ रहे हैं, इन दोनों का संबंध देख रहे हैं। अब ये समझिएगा, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, और जो भी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी पुरानी पृष्ठभूमि को दे करके और जो वर्तमान समस्या होती है उस पर ध्यान दिया जाता है कि पहले के लोग क्या कैसे रहते थे और प्रेजेंट टाइम में उनको कौन सी समस्याएं हो रही हैं। तो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा, अतीत भी देखा और वर्तमान भी समाज में देखा, उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, यानी वर्तमान और अतीत दोनों आपस में आ जाते हैं। इसी तरह से समाजशास्त्रियों ने अक्सर समय के साथ सामाजिक परिवर्तन, विकास और समाज के चेहरे को बदलने के लिए इतिहास का संदर्भ दिया। मतलब अब इतिहास में क्या किया जाता है, इतिहास को अतीत की व्याख्या करने के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अतीत के बारे में, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, किसी इंसान, किसी जगह, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, पुराने टाइम को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ता है, ठीक है। और दोनों विषयों के बीच सीमाएं होती हैं और ये तब ये एक दूसरे में उलझ जाती हैं सीमाएं जब इनमें सामाजिक यथार्थ के जटिल जालों को सुलझाने के लिए एक संदर्भ में शामिल किया जाता है। तो इतिहास और समाजशास्त्र तभी कठिन हो जाते हैं, तभी ये उलझते हैं जब इनको एक संदर्भ में इकट्ठा कर दिया जाए। दो विषयों के बीच सीमाओं के इस धुंधलेपन को कई विद्वानों द्वारा उपयोगी शोध प्रयासों के अवसर के रूप में देखा जाता है। तो इसे आप छोड़ दीजिए, इससे आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ इतना आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि समाजशास्त्र में भी देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अतीत को और वर्तमान की समझ देख करके और जो वर्तमान में समस्या होती है उसका निदान किया जाता है। और इतिहास में भी जनरली तो वर्तमान और अतीत जो होते हैं वो करीब में आ जाते हैं समाजशास्त्र में, और सेम इसी तरह से इतिहास में भी किया जाता है। इतिहास में भी अतीत की व्याख्या क्या की जाती है। तो सामाजिक परिवर्तन एक वास्तविकता है और स्वाभाविक भी है। इतिहास समय और काल के संबंध का विश्लेषण करता है, ठीक है, राइट। यानी कि सामाजिक परिवर्तन
वास्तविकता दिखाता है, सच है। लेकिन इतिहास में काल और समय का संबंध होता है कि इतिहास में जनरली काल और समय देखा जाता है, और साथ साथ में ये भी वास्तविकता दिखाता है, ये भी सच है। ठीक है, तो इतिहास परिवर्तन की निरंतर चेतावनी देता रहता है कि इतिहास जो है बदलते, इतिहास अपने आप को दोहराता है, बदलते इतिहास जो है वो निरंतर चेतावनी देता रहता है परिवर्तन की, कि ये बदल सकता है। भले वो तथ्य जो उसमें दिए गए हैं, जो काल और समय दिया गया हो, वो एक तरह से सही ना हो, और इस प्रकार इतिहास जो है सावधानी पूर्वक परिवर्तन की जांच करता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र और इतिहास दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। पूर्व की घटनाएं, आंदोलन, सामाजिक संस्थानों को समझने के लिए समाजशास्त्र इतिहास पर निर्भर करता है। अब समाजशास्त्र में मान लीजिए किसी आंदोलन के बारे में जानना है, किसी चीज के बारे में जानना है, तो उसको भी इतिहास को देखना होगा। ठीक है, राइट, ओके। और इसी तरह से इतिहास भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानना होगा तो इतिहास समाजशास्त्र को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन से भी संबंधित है, और समाजशास्त्री ऐतिहासिक विश्लेषण और व्याख्याओं के माध्यम से पहले के काल की पुरानी परंपराओं का, संस्कृत का, सभ्यताओं का, विकास समूह संस्थानों का अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र में भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास में भी समाजशास्त्र का, दोनों का, इसीलिए इनको दोनों को एक कहा गया है। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी देख सकते हैं शिक्षण के रूप में समाजशास्त्र, इतिहास और उसके असाधारण विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े आराम से कि एक दूसरे से संबंधित है। और एक इसमें से क्वेश्चन जो था वो क्या था, क्योंकि बहुत लंबा है, इतना लंबा लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अंतर भी आ सकता है। ठीक है, ओके। अंतर इनमें अपनी शैक्षणिक पद्धति, जो शैक्षणिक पद्धति है, और दृष्टिकोण और उद्देश्य, इनमें अंतर आ जाता है। ठीक है ना, सिर्फ 3 अंतर आता है। एक तो शैक्षणिक पद्धति, पढ़ाने की जो पद्धति है वो दोनों को अलग कर देता है, देखने का जो नजरिया, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य वो अलग कर देता है, और इनके जो उद्देश्य होते हैं, बस ये 3 चीजें हैं जो यहाँ पर इन दोनों को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, विभिन्नताएं भी यहाँ पे दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में समाजशास्त्र और इतिहास दो अलग अलग अनुशासन है, पद्धति, दृष्टिकोण, उद्देश्यों से। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि समाजशास्त्रियों में संख्याओं की और इतिहासकारों में तिथियों शब्दों की लालसा होती है। समाजशास्त्र हमेशा संख्या के पीछे भागता है, और जो इतिहास यानी समाजशास्त्री समाज, जो समाज के बारे में अध्ययन करता है समाजशास्त्री होगा, तो संख्या के पीछे भागता है। जो इतिहास का अध्ययन करता है, जो नॉलेज ज्यादा रखता है, इतिहासकार होता है, तिथियों शब्दों के पीछे भागता है। और इस समाजशास्त्री नियमों को मान्यता देते हैं और विविधता को अनदेखा करते हैं, जबकि इतिहासकार व्यक्ति और विशिष्टता पर बल देते हैं। देखिए यहाँ पे विभिन्नताएं बहुत अच्छे से दी गई हैं, तो यहाँ से आप ले लीजिए। पहला अंतर यहाँ पे आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, पहला अंतर मिल जाता है कि समाजशास्त्री संख्याओं के पीछे भागते हैं, और जो इतिहासकार है तिथि और शब्दों के पीछे भागते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर ले लीजिए, समाजशास्त्र नियमों को मान्यता देता है और विविधता को अनदेखा कर देता है, जबकि इतिहासकार व्यक्ति और विशिष्टता पर बल देता है। ठीक है ना, ओके। तीसरा ले लीजिए, समाजशास्त्री अवधारणाओं के प्रकार विज्ञान को बनाने के लिए प्रक्रियाओं की तलाश करते हैं, और इतिहासकार किसी विशेष मामले में प्रस्तावित वास्तविक तथ्यों से अलग होता है। समाजशास्त्र में वास्तविक तथ्यों को देखा जाता है, और इतिहास में वास्तविक तथ्यों को प्रस्तावित वास्तविक तथ्यों को नकार दिया जाता है। ये देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है ना, इतिहास सामाजिक अतीत की एक तस्वीर को बनाने का प्रयास करता है। समाज के पुराने टाइम का समाज कैसा था, ये इतिहास के माध्यम में देखा जाता, तो उसकी तस्वीर बनाता है। और जबकि समाजशास्त्र को समाज का सारांश और सैद्धांतिक विज्ञान का रूप कहा जाता है। तो ये अंतर आपको यहाँ से मिल गया समाजशास्त्र और इतिहास में। यदि आता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, और संबंध हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पर क्या रह गया है, अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जनरली देखिए सारांश आ गया, क्वेश्चन आपसे संबंध में ही पूछे जाएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन ऑब्लिक में होते हैं ना, ऑब्लिक में होते हैं अथवा में होते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं, अंतर तो नहीं देखेंगे, इसमें संबंध देख लेते हैं, क्या संबंध है इनमें, समानता क्या है, कैसे एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, एक दूसरे से कैसे संबंधित है, हम ये देख लेते हैं अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को। ठीक है ना, ओके। चलिए संबंधित को देख लेते हैं, बस हो गया। संबंध अगर आप देखोगे,
अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं। समाज में कौन रहता है? मनुष्य रहता है, मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर व्यापार का अध्ययन किया जाता है, कृषि का अध्ययन किया जाता है। और 100% जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? समाज में रहते हुए व्यापार भी करता है, कृषि भी करता है। तो सीधी सी बात है, संबंध तो इनके अंतर्गत होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, समाज शास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। सॉरी, सॉरी वंस अगेन। क्योंकि समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक अंग है, ठीक है, राइट। और समाज शास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं, मनुष्य का अध्ययन करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, ठीक है ना, राइट। वह हर एक नीति को, हर एक मूल्य को, हर एक संस्कृति को, हर एक परंपरा को निभाता है। फिर उसके सामाजिक संबंध बनते हैं, ठीक है ना। और सामाजिक संबंध जब बनते हैं उसका, तो यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं, बच्चों का विकास होता है, वो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें एक दिशा मिलती है, उनका अपना एक अस्तित्व बनता है मानव का। तो ये क्या है? ये समाज शास्त्र कहलाता है, ठीक है ना। तो समाज शास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। देखिए, अब आवश्यकताओं का उनकी पूर्ति से सरोकार रखता है, मतलब रखता है, जो मैंने आपको अभी बताया, उद्योग से, कृषि से। अब मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? खाना पीना, भोजन, कपड़ा, ये सब कहाँ मिलता है? हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। और इनकी अगर पूर्ति की बात करते हैं तो जो संसाधन होते हैं उनसे उनसे होती है, पूरी होती है। तो लोग संसाधन इकट्ठा करने, धन कमाने में लगे रहते हैं, अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। किसान खेतों में, मजदूर कारखानों में, कर्मचारी कार्यालय में, शिक्षक विद्यालय में काम करते हैं ताकि वो धन को कमा सके और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, ठीक है ना। तो वो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्यों में, किसी ना किसी कार्यों में लगा रहता है और अपने श्रम के बदले में, कार्य के बदले में धन अर्जित करता है, धन कमाता है। और फिर वो अपने जीवन में अधिक से अधिक जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उसकी पूर्ति कर लेता है, ठीक है ना। आवश्यकताएं मनुष्य की क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, 3 ऐसी आवश्यकताएं। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी तो आवश्यकताएं उनकी होती है ना। तो इन सभी की, इन जो सभी इच्छाएं और आवश्यकताएं है ना, इनकी पूर्ति तभी हो सकती है, मतलब तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। यानी कि मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं हो तो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, ठीक है ना। और एक इच्छा जैसे उसकी पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उसके मन में ऑटोमेटिक आ जाती है और सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र और जो यहाँ पर समाज शास्त्र है एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, ओके। तो अर्थशास्त्र उपभोग, उत्पादन, धन वितरण का अध्ययन कराता है। अब समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, मनुष्य से जुड़ा हुआ होता है, संस्थान होते हैं, सरोकार से संबंध रखता है, मनुष्य के व्यवहार से, सामाजिक स्थिति से, उसकी दशाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। तो मनुष्य के जितने आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो अर्थशास्त्र पर उसका असर पड़ता है, ठीक है। अर्थशास्त्र धन एवं उससे जुड़े संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। और जो समाज शास्त्र वो मानव से जुड़े संबंधों का अध्ययन करता है। तो मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, जो पूरी नहीं हो पाती हैं, जो सीमित साधन होते हैं, मानवीय व्यवहारों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की असीमित इच्छाओं तथा सीमित साधनों से उपजता है और मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो मनुष्य उत्पादन करता है, उसका उपभोग करता है, उसको खाता है, वितरण करता है, आदान प्रदान भी करता है। ये सभी गतिविधियां किसमें आती हैं? अर्थशास्त्र में आती हैं। बहुत से संगठन होते हैं, बैंक होते हैं, बाजार होते हैं, सभी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं तथा उसके हितों का सीधा संबंध रखता है और पूर्ति करता है। तो अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान है और इनका एक दूसरे से गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। तो अर्थशास्त्र से संबंधित, निर्भर, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही लिख देना है, ठीक है, ओके। चलिए, अब इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है ना। अब एक चीज और देख लीजिए,
समाज के सामने आर्थिक मंदी, गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उनका हल निकालने के लिए कौन सामने आता है? अर्थशास्त्री आते हैं और ये समाज शास्त्र की सहायता लेते हैं, पता लगाते हैं कि उस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी जब ये सभी चीजें घटित हुई थी। तो व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों को समाज ही नियंत्रित करता है। ठीक है, ओके। तो इतना काफी है यहाँ पर। ठीक है, अर्थशास्त्र से सामाजिक ज्ञान में वृद्धि होती है। सामाजिक जीवन के हर पहलू को कहीं ना कहीं आर्थिक सरोकार, यानी जैसे दहेज, आत्महत्या, सामाजिक समस्याएं हो जाती है जो आर्थिक चीजों से जुड़ी हुई होती हैं। कोई दहेज क्यों मांगता है? क्योंकि व्यक्ति अधिक संपन्न है, बहुत ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है, वो आर्थिक संपन्न है, तो दहेज मांगता है तो वो दे देता है। जो नहीं होता है संपन्न, नहीं दे पाता है, तो यहाँ पे भी आर्थिक स्थिति उसके आर्थिक स्थिति हो गई है ना, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसने दहेज दे दिया, आर्थिक स्थिति अच्छी ने नहीं दिया। बहुत से लोग एक टाइम का भी खाना नहीं खा पाते हैं, यानी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी होती है कि वो मजबूरन आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये अर्थशास्त्र तो है ना, तो इसको आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इनमें अंतर देख लीजिए, संबंध और अंतर दोनों देख लीजिए। इतना बताइए दोनों में संबंध है कि आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे पर इतना ये डिपेंड है, एक दूसरे पर इतना ये निर्भर है, इतने घनिष्ठ संबंध है, इसके बावजूद भी इनमें अंतर पाया जाता है। अंतर है कि समाज शास्त्र समाज तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, समाज और सामाजिक संबंधों का, और अर्थशास्त्र धन तथा उससे मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, ये अंतर हो गया। जो इनको हम मिला के ऊपर लिख के आए, इनको यहाँ पे अलग अलग करना है। समाजशास्त्र का विकास समाज से उसके एक विज्ञान के रूप में हुआ है, और अर्थशास्त्र पहले से ही समाज के विज्ञान के रूप में मौजूद रहा, तो पुराने टाइम से अर्थशास्त्र मौजूद था। ठीक है, समाजशास्त्र अनुमान आधारित विज्ञान है, और जबकि अर्थशास्त्र आंकड़ों के आधारित, यहाँ पे सांख्यिकी अर्थशास्त्र में यूज किया जाता है, डेटा लिए जाते हैं तो आंकड़े हो गया, और समाजशास्त्र में अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, ओके। तो अर्थशास्त्र आंकड़ों के आधार पर चलने वाला ठोस विज्ञान है। समाजशास्त्र प्राय सामाजिक विज्ञान के सभी पहलुओं से संबंध रखता है, जबकि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के आर्थिक पक्ष को लेकर सिर्फ चलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सिर्फ जो समाजशास्त्र में आर्थिक पक्ष होंगे उन्हीं को अर्थशास्त्र में रखा जाएगा। ठीक है ना, और समाजशास्त्र में जितने भी सामाजिक पहलू हों, उस सामाजिक पहलू में आर्थिक चीज भी आ जाती है, उसको भी लेकर चलता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है, जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है। समाजशास्त्र मनुष्यों की सामाजिक गतिविधियों से सरोकार रखता है, मतलब रखता है, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्यों की केवल आर्थिक गतिविधियों से। समाजशास्त्र के अध्ययन में समाज को इकाई माना जाता है, और अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यक्ति को इकाई। समाजशास्त्र में समाज इकाई है और अर्थशास्त्र में व्यक्ति इकाई है। ठीक है ना, और दोनों की तकनीकी विधियां अलग अलग हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र में अर्थ अंतर, और समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में, और साथ में इनका संबंध। ठीक है, ओके, चलिए। चलिए, इससे भी एक क्वेश्चन हो गया ना, समाजशास्त्र से हो गया। चलिए, अब इसमें नहीं देखेंगे, ओके। अगर समाजशास्त्र अर्थशास्त्र की समस्याएं आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी, तो जो एक अर्थशास्त्र की समस्या होती है उसको समाज के नजरिए से देखा जाता है। अब अर्थशास्त्र में एक आर्थिक समस्या क्या क्या होती है? बेरोजगारी सबसे पहले आती है। क्यों बेरोजगारी आई, किस कारण से आई? ठीक है ना, तो हो सकता है कि व्यक्ति में योग्यता ना हो, ठीक है, वो अयोग्य हो, उसके लायक ना हो, वो विकलांग हो, वो बीमार रहा हो, ठीक है ना, तो कुछ जॉब नहीं कर सका तो वो बेरोजगार आ जाए। ठीक है, तो ये समाज के नजरिए से हो गया। फिर बाल मजदूरी, ये भी देखा जाता है, तो देख लीजिएगा। असमानता, आर्थिक असमानता, ठीक है, सामाजिक असमानता, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान के साथ संबंध। मुझे राजनीति विज्ञान इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ओके। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच में संबंध चलते चलते यहाँ पे लास्ट ये आपका इसका है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, ओके, चलिए। ओके, इसमें राजनीति विज्ञान के साथ समाजशास्त्र का संबंध क्या है? क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? देखिए, जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो राजनीति में हम क्या चीजें देखते हैं? राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीति विज्ञान में सत्ता होती है,
शक्ति होती है, अधिकार होती है, संरचना, शासन, प्रशासन, ये होता है। और इसी का तो अध्ययन करते हैं ना। तो राजनीति विज्ञान अपने बुनियादी सिद्धांतों और तरीकों के लिए समाज शास्त्र पर निर्भर होता है। तो राजनीति विज्ञान बुनियादी सिद्धांत तरीकों के लिए समाज शास्त्र पर निर्भर होता है। ठीक है, ओके, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। दोनों, दूसरी बात ये भी है कि दोनों केंद्रित विशेषताओं को, यानी अर्थशास्त्र, इतिहास, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे समान तृतीय पक्ष वाले विषयों को ग्रहण किया है। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर त्रिपक्षीय, यानी कि अर्थशास्त्र, इतिहास, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान सभी विषय यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ समाजशास्त्रियों के हिसाब से दिया हुआ है, जब आप संबंध देखोगे तो यहाँ पे जितने समाजशास्त्री है उनके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कर सकते हो कि समाजशास्त्र को अक्सर समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में देखा जाता है। और समाज कुछ भी नहीं है बल्कि विभिन्न समूह, संस्थाओं, समुदायों, संघों, लोगों, उनकी रोजमर्रा की जीवन की गतिविधियों का जटिल नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन राजनीति और शक्ति, गतिकी, मानव जीवन, इन सभी अवधारणाओं से भिन्न अंग है। और राजनीति में भी किसका अध्ययन किया जाता है? राजनीति में शक्ति का, अधिकार का, संरचना का, प्रशासन का, शासन का, इसी का तो अध्ययन किया जाता है ना। और ये सभी समाज के घटक हैं। समाज से तो निकल के आया है ना, राजनीति कहाँ से निकल के आया है? समाज से तो राजनीति निकल के आया है। तो किसी भी समाज की राजनीति, राजनीतिक संस्थाओं या राजनीतिक जीवन के किसी भी रूप में कल्पना नहीं की जा सकती है। तो राज्य और शासन अपने कार्य, विकास और सामाजिक जीवन के आवश्यक जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कानून और व्यवस्था हो गई, सुरक्षा और विकास हो गया, इसके मामले में किसी भी समाज के लिए बुनियादी है। अब देख लीजिए कैसे संबंधित है। अगर समाज है तो समाज को प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रहा है? राजनीति से मिल रहा है, क्योंकि जो उसको सुरक्षा दिया जा रहा है, जो उसके लिए कानून बनाया गया है, तो कौन बनाता है? राजनीति बना रही है ना। ठीक है ना। तो एक तरह से इससे संबंधित हो गया। अब राजनीति जो है वो किसके लिए बनाई गई? अगर कानून सुरक्षा बनाया गया है यहाँ पर, तो किसके लिए बनाया गया? व्यक्ति के लिए। व्यक्ति समाज में रहता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है और दोनों एक दूसरे के अंग हैं। ठीक है ना, ओके। तो राजनीति, परंपरा, जाति, सामाजिक रिश्ते और यहाँ पर जनजाति, संस्कृति, सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसे आप, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे देख लीजिए, दिया आता है तो आपको ये न रहे कि अरे ये तो पढ़ा नहीं था और पता नहीं ये क्या है। ठीक है ना, ओके। तो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों ही कई बिंदुओं पर एक साथ चलते हैं और दोनों के बीच समानता भी है। ठीक है ना, दोनों ही विषयों में बहुत कम अंतर है। समाजशास्त्री सबसे महत्वपूर्ण रूप से बातचीत प्रणाली की बात करते हैं, समूह संगठन की बात करते हैं, और जबकि राजनीति के जो विज्ञान होता है वो समूह संगठन के नियंत्रण तंत्र के बारे में बात करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अंतर देख लीजिए, अंतर क्या है? समाजशास्त्री बातचीत प्रणाली की बात करते हैं, बातचीत के माध्यम से समूह, संगठन, संस्थान जो भीतर होता है, और जबकि राजनीति समूह संगठन के बाहर। ठीक है ना। समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अलग अलग दृष्टिकोण रखता है। तो इसे जाने दीजिए, इतना काफी है, क्योंकि पॉलिटिक्स और समाज जनरली मिक्स है और अंतर भी है, ऐसा भी नहीं होगी। दोनों में तंत्र का वर्णन किया जाता है। समाज का अपना तंत्र, अपना कानून होता है, और जो राजनीति होती है उसका अपना तंत्र, अपना। तो यहाँ पे संबंध पे चर्चा लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है ना, ओके। अब इसमें से सिर्फ, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया। राजनीति का मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट यूनिट ले लेते हैं, और इसमें से भी आपके दो क्वेश्चन, एक तो इतिहास से और एक अर्थशास्त्र, दो ऐसे टॉपिक है जो आपको कवर कर लेना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। अब बुनियादी अवधारणाएं देख लेते हैं। ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसमें आप बहुत सारी समाज के बारे में चीज पढ़ेंगे। संस्कृत और समाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चंस तो 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, राइट। संस्कृत और समाज से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो संस्कृत क्या है बताइए, है ना। संस्कृत और समाज में क्या है, इसमें क्या अंतर है, इसी तरह के तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। संस्कृत की विशेषता आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो देखिए संस्कृत की विशेषताएं हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ओके। संस्कृत एवं सभ्यता में अंतर देख लेंगे। दो क्वेश्चन यहाँ पे हमने अभी ले लिया। ठीक है, ओके। चलिए, विविधता नहीं देखेंगे, उदारता, बहुसंस्कृतवाद थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए आइए अब शुरू कर देते हैं। ठीक है। संस्कृत तथा जीव विज्ञान। जैसे संस्कृत के हमने आपको बताया कि संस्कृत क्या है,
जब व्यक्ति हमारा, हर एक धर्म की अपनी संस्कृति होती है, हमारा रहन सहन, खान पीन, हमारी मान्यताएं, हमारे मूल, हमारे रीति रिवाज, भाषा, ये सब क्या, ये संस्कृति को ही तो दर्शाते हैं ना। और हमारी जो संस्कृत होती है ना, ये मानव अपनाता है, और ये मानव और पशु को दोनों को अलग करती है। बोलते हैं ना, अरे यार तुम में तो संस्कृति ही नहीं पाई गई, यार तुम्हें तो सभ्यता ही नहीं है, तो ये क्या है। तो संस्कृत की अपनी विशेषताएं होती हैं और ये दोनों को अलग करती है, ठीक है ना। तो संस्कृति मानव समाज की तुलना पशु और पक्षी तथा जानवरों के झुंड से की जाती है, ठीक है ना। जब तो यहाँ पे संस्कृत की विशेषताएं आ जाती हैं, जैसे देख लीजिए कुछ आधारभूत जैविक विशेषताएं भी है जो मनुष्य और जानवरों में एक जैसी पाई जाती है। इससे मान लीजिए भूख, प्यास, भय, ये सभी जो है जानवर और मनुष्य में एक तरह के होते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में अंतर होता है, ठीक है ना, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना, संस्कृत तथा जीव विज्ञान के बारे में यदि पूछ लेता है, ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत और जीव विज्ञान बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। संस्कृत की अपनी विशेषता होती है और जीव विज्ञान की अपनी विशेषता होती है। और ये जो जीव विज्ञान के बारे में बात की जा रही है, तो संस्कृत मानव में पाई जाती है, और जीव विज्ञान का मतलब यहाँ पे हो जाता है जीव से जो प्राणी होते हैं, ठीक है। और ये संस्कृत की जो विशेषताएं होती हैं, ये प्राणियों और मनुष्यों को जानवरों से अलग करती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि जनरली कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो जीव विज्ञान और संस्कृत में सेम होती है। मनुष्य और जानवर, संस्कृत मनुष्य हो गया, जीव विज्ञान जानवर हो गया, ठीक है, इतना आप माइंड में रख लीजिए। भूख, प्यास, सेक्स, ये भय, ये सभी चीजें जो होती है मनुष्य में भी और जानवर दोनों में पाई जाती है, लेकिन दोनों के करने के अपने अपने अलग तरीके होते हैं, अपने व्यवहार में लाने के अलग अलग तरीके होते हैं। भूख और सेक्स, ये दो चीजें जो होती हैं सभी जीवों में होती है, लेकिन ये संस्कृत उनको बताती है कि मनुष्य इन दोनों इच्छाओं को अपने अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहते हुए करता है, ठीक है ना। लेकिन जानवरों में ये नहीं देखा जाता है। यही चीज है जो दोनों को अलग करती है। संस्कृत जो होती है गरिमा, सौंदर्य प्रदान करती है, ठीक है ना। तो मानव समाज में सामाजिक व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी संपर्क के माध्यम से आगे बढ़ता जाता है और मनुष्य और ज्यादा समझदार होता जा रहा है। तो पशु पक्षी अन्य जीव जो होते हैं आनुवांशिकता के माध्यम से संप्रेषित होते हैं। तो यहाँ पर मानव समाज में सामाजिक व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी के संपर्क के माध्यम से संप्रेषित होता है, और पशु पक्षी जीव जो होते हैं वो आनुवांशिकता के माध्यम से संप्रेषित होते हैं। पशु पक्षी आदि जीव प्राकृतिक प्रवृत्तियों में जीवन जीते हैं और वे मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं सीख सकते हैं, ठीक है ना, राइट, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर जो है ये आप जीव विज्ञान में और संस्कृत में दे दिया है, ठीक है ना। और लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं कुछ सार्थक ध्वनियों के माध्यम से अपने संदेश दूसरों तक पहुंचा देते हैं, वे भाषा को जन्म नहीं दे सकते हैं, जबकि मनुष्य जो होता है, मनुष्य समाज में अनेक भाषाओं को जन्म देता है। मनुष्य समाज की एक संस्कृति होती है, उसे शिष्ट की शेष जीवों से अलग करती है, ठीक है ना। तो संस्कृत की विशेषताएं भी यहाँ पर दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाता है कि संस्कृत क्या है, संस्कृत के लक्षण स्वरूप देख लीजिए और साथ साथ में इसकी हम विशेषताएं देखेंगे। तो संस्कृत क्या है, लक्षण, संस्कृत के एक छोटे घटक होते हैं। लक्षण कैसे होते हैं, संस्कृत क्या है, रीति, त्योहार, रीति रिवाज, ठीक है ना। ये क्या होता है, संस्कृति तो होती है ना, सबकी अलग अलग होते हैं। हिंदू के देखिए, मुस्लिम की देखिए अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज, त्योहार होते हैं, अपने मूल, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं होती है, संस्कृत है। जैसे चरण स्पर्श करना, है ना, हम लोग किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, पैर छूते हैं या हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। भोजन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, हमारे पहनावे जो होते हैं अलग अलग होते हैं, सब क्या ये संस्कृत को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत के सारे लक्षण मिलकर समुचित संस्कृत यानी पूरी संस्कृत का निर्माण करते हैं। तो संस्कृत एक स्वतंत्र संस्था नहीं होती है, संस्कृत अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये विभिन्न सांस्कृतिक लक्षणों से मिल करके बनी हुई होती, ठीक है ना। स्वतंत्र नहीं होती है, कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, बहुत सारे सांस्कृतिक लक्षणों से मिलकर बनी होती है। लक्षण हमने आपको बताया, रीति रिवाज, त्योहार, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है, ओके। और इसीलिए इसको एक विशिष्ट इसकी जो प्रथाएं, जो मान्यताएं होती है, जो मूल्य होते हैं, ये इसको एक स्वरूप प्रदान करते हैं, महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं, और इसी के कारण संस्कृत दूसरी संस्कृतियों से अलग होती है। तो एक संस्कृत दूसरी संस्कृति से कैसी पहचानी जाती है, तो उसकी प्रथाएं, मान्यताएं, मूल्यों के कारण से, ठीक है, ओके, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। अब संस्कृत की विशेषताएं,
सबसे पहली विशेषता में संस्कृत और समाज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, ठीक है, ओके। और संस्कृत उसमें बिल्कुल भरी रहती है, कूट कूट के भरी हुई होती है, सामाजिक संपर्क को करता है, और संस्कृत किसी समाज के लोगों का अनिवार्य अंग बन जाती है। हम आप है, हम लोग संस्कृत का ही तो पालन करते हैं ना, और अपने जीवन को भी संस्कृत से ही नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत जरूरतें होती, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, इसको निभाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी संस्कृत, ठीक है ना। तो संस्कृत जीवन की एक विशेष शैली होती है, एक शैली का निर्माण करती है, समाज में स्थापित करती है, और लोगों को वातावरण से सामंजस्य बनाने के लिए, संबंधित करके, अनुकूलित करने के लिए उन्हें मजबूर करती है। संस्कृत जो है सीखा जाता है, उसका आदान प्रदान भी होता है। संस्कृत एक व्यवहार पद्धति है। तो यहाँ पर क्या, हाँ ठीक है, तो पहला है संस्कृत और समाज, ठीक है। तो संस्कृत को सीखा जाता है, आदान प्रदान भी होता है, एक जन्म स्थल संस्कृत। अब देखिए कैसे होता है आदान प्रदान, कैसे होता, मनुष्य ने यहाँ पे जन्म लिया, उसकी संस्कृत थी, अपने परिवार से सीखा, समाज से सीखा, हो सकता है आगे चल के वो और कहीं जाए तो वहां पे अपनी संस्कृत को बताएगा, तो वहां के रहने वाले लोग उनकी संस्कृत को जानेंगे, वहां पे उनकी जनरेशन होगी। तो संस्कृत जन्म के समय साथ नहीं आती है, और ना ही अंदर से होती है, ये सीखी जाती है परिवार से, समाज से, परिवेश से। बच्चा स्कूल जाता है तो क्या करता है, स्कूल में भी संस्कृत बोलते नहीं, क्या तुम्हें स्कूल में कुछ नहीं सिखाया गया, मैनर्स नहीं सिखाए गए, तुम्हें अनुशासन नहीं सिखाया गया, तुम्हें कुछ भी, पैर नहीं छू, तो बोलते ना क्या बेटा आप स्कूल जाते हो, आप कितना भी नहीं सिखाया गया, अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, ये संस्कृत है हमारी, ठीक है ना। तो ये जब बच्चा बड़ा होता है, परिवार में, समाज में, स्कूल में रहता है, वहां का सदस्य बनता है, तो धीरे धीरे वो संस्कृत सीख जाता है, ठीक है ना। ये संस्कृत कहलाता है, सुसंस्कृत कहलाता है। तो संस्कृत मनुष्य को सभ्य बनाती है, ठीक है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये विशेषताएं हैं। मनुष्य आने वाली हर पीढ़ी को अपनी संस्कृत प्रदान करता है, संस्कृत विरासत में मिलती है, आप कहीं भी रह लीजिए, ठीक है ना। एक देश से दूसरे देश के लोग अपनी संस्कृत के सांस्कृतिक मूल्य को प्रदान करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं। माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, मित्र, ये जो होते हैं रीति रिवाजों को एक दूसरे से परिचित कराते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है और बड़ा होता है तो उसको अपने त्योहार को, अपने फेस्टिवल को, उनके धर्म को, कल्चर को, उनके मूल को, उनके रीति रिवाज को, सब उसको सिखाया जाता है। तो क्या है, ये संस्कृति तो है ना, ठीक है, ओके। तो अनुवांशिक विशेषताएं भी होती हैं, ठीक है, जिससे आदान प्रदान किया जाता है, और संस्कृत के आदान प्रदान में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन जनरली एक ही होता है। तो संस्कृत जो होती है, रीति रिवाज एक दूसरे को परिचित कराते हैं। अनुवांशिक विशेषता पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है, ये आनुवांशिक विशेषता हो जाती है। जैसे त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति, आंखों का रंग, हाइट वगैरह, है ना, ये सब पीढ़ियां आनुवांशिक विशेषता होती है। समाज में मनुष्य के आते विचार, सोच, माता के पिता के दृष्टिकोण, सांस्कृतिक आदान प्रदान की क्रिया होते हैं, ठीक है, ओके। तो जो सोच विचार आते होती है वो सांस्कृतिक के अंतर्गत आ जाते हैं, और ये त्वचा का रंग, आंखों की प्रकृति, बालों का रंग, ये सभी चीजें, लंबाई उम्बाई, ये जो होते हैं सॉरी, वो अनुवांशिक में आ जाते हैं, ओके। संस्कृति प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है, संकेत और प्रतीक को हम महत्व देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, वो क्या है, सिर्फ कपड़ा का एक टुकड़ा नहीं है, वो एक संस्कृत है, वो एक ध्वज है, एक प्रतीक है, ठीक है ना। और ईसाइयों के लिए क्रॉस, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रतीक होते हैं, संस्कृत भी एक प्रतीक होती है। राष्ट्रीय ध्वज उसकी संप्रभुता और गरिमा का प्रतीक होता है, ठीक है ना। तो ये प्रतीक है संस्कृत। संस्कृत गतिशील एवं परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है, ये बदलती रहती है, राजनीतिक सत्ता से बिल्कुल दूर रहती है, ठीक है ना। बाहरी आक्रमणों को सदा ग्रहण करती रहती है, जैसे हमारा भारत देश है, जब तक यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे तो अपनी संस्कृति थी, उसने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, उनकी संस्कृति को अपना लिया, इसलिए संस्कृत गतिशील और परिवर्तनशील है, हमेशा बदलती रहती, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत क्या है और संस्कृत की हमने विशेषताएं यहाँ पर देख ली, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर तत्व नहीं लेंगे, तत्व नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भाषा, विश्वास, मान्यताएं, मूल, संरचना, ठीक है, सांस्कृतिक मूल, प्रतिबंध, स्वीकृत, ये सभी आ जाएंगी। संस्कृत एवं सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत और सभ्यता से आप क्या समझते हैं, इनमें इसमें आपको अंतर पूछ सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली संस्कृत और सभ्यता जो होता है एक दूसरे के अगेंस्ट में समझे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, कुछ जो राइटर हैं वो कहते हैं कि सभ्यता संस्कृत का अगला चरण है, ठीक है ना।
अगला चरण है, पहले संस्कृत आती है फिर इसके बाद सभ्यता आती है। तो सभ्यता जो है उच्च स्तरीय, विकसित है, सामाजिक रूप से स्वीकृत की गई है, ठीक है ना, और मनुष्यों के आचरण का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो सभ्यता क्या है, यहाँ पे देखिएगा शायद अंतर यहीं पे आपको मिल जाए कि सभ्यता उच्च स्तरीय होती है, विकसित होती है, ठीक है, और सामाजिक रूप से स्वीकृत होती है, मनुष्यों के आचरण का प्रतिनिधित्व करने वाला सुसंस्कृत संगठन है सभ्यता, ठीक है। इसमें उच्च कोटि के सांस्कृतिक मूल्य पाए जाते हैं, किसमें, सभ्यता में। बोलते हम बोलते हैं एक सभ्यता, हम बोलते हैं हड़प्पा सिंधु की सभ्यता। तो उस टाइम के व्यक्ति क्या कैसे थे, तो आज हमारी सभ्यता क्या है, हम किस तरह का आचरण कर रहे हैं, हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को दिखाता है, सभ्यता से ही संस्कृति का पता चलता है, ठीक है। तो ये सभ्यता हो गई। और जब मानव समाज सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विकास के उच्च सोपान पर पहुंच जाता है तो उसे सभ्य समाज कहा जाता है, यानी एक पैटर्न में लाइफ जीने लगता है, ठीक है ना, एक समाज में रहने लगता है, नियम कायदे कानून बन जाते हैं तो राजनीतिक रूप हो जाता है, ठीक है ना, और शहरीकरण हो जाता है, आधुनिकीकरण हो जाता है, ये उच्च सोपान है, तो ये सभ्य समाज कहा जाता है। और इसके इस गुण व स्तर को सभ्यता कहते हैं, ठीक है, ओके राइट। तो संस्कृत मनुष्य के आंतरिक स्तरीकरण एवं आंतरिक उपलब्धियों का संचय है, और जबकि सभ्यता मनुष्य के बाह्य स्तरीकरण उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो संस्कृत क्या करती है, मनुष्य के आंतरिक स्तरीकरण का, अंदर से ली गई चीजों का, ठीक है, अंदर की चीजों का है, और जबकि सभ्यता मनुष्य के बाह्य स्तरीकरण है, ठीक है। सभ्यता संस्कृत का भौतिक पक्ष है, सभ्यता क्या है, संस्कृत का भौतिक पक्ष है। जैसे किसी समाज की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां क्या हो गई, सभ्यता हो गई है, तो भौतिक पक्ष हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मजूमदार कहते भी हैं कि संस्कृत मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों का समुच्चय है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सभ्यता संस्कृत का भौतिक पक्ष है, और जो संस्कृत है वो मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों का समुच्चय है। तो यहाँ पे दूसरा अंतर हमें मिल गया, हम आपको बताते हैं। संस्कृत उसके संकेतों और प्रतीकों व मूल्यों से जानी जाती है, ठीक है, तीसरा अंतर मिल गया। और जबकि सभ्यता संस्कृत के बाद आती है तथा मनुष्य की बाह्य उपलब्धियों से जानी जाती, ठीक है। सभ्यता मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन के उपादानों का समुच्चय, चौथा भी मिल गया। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। चलिए अब यहाँ पर सभ्यता संस्कृत क्या है, इसमें अंतर जनरली आपसे पूछेगा, तो जो ऊपर बताया इसको तो आपको लिखना ही है। अब देखिएगा पहला अंतर यहाँ पे हमारा ये मिला कि संस्कृत मनुष्य के आंतरिक स्तरीकरण से संबंधित है, और सभ्यता जो है मनुष्य के बाह्य स्तरीकरण से संबंधित है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, सभ्यता संस्कृत का यानी सभ्यता समाज की वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धि है, ठीक है ना, सभ्यता संस्कृत की वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धि है, और जबकि यहाँ पर संस्कृत मनुष्य की नैतिक व आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धि है, ठीक है, ओके। अब तीसरा देख लेते हैं। संस्कृत जो है संकेत और प्रतीकों मूल्यों से जानी जाती है, इसकी विशेषता में भी हम ये देख के आए हैं। और जबकि जो सभ्यता होता है, कल्चर जो होता है, ठीक है ना, सभ्यता जो होता है वो यहाँ पर सिविलाइजेशन, वो यहाँ पर मनुष्य की बाह्य उपलब्धि से जानी जाती है, ठीक है। और सभ्यता मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन में उपादानों का समग्र समुच्चय है। यहाँ पे 4 हमने आपको अंतर बता दिए हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। ये चौथा यहाँ पे होगा, सभ्यता संस्कृत के बाद आती है सभ्यता, और मनुष्य की बाह्य उपलब्धियों से जानी जाती है, और सभ्यता मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन के उपादानों का समग्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत एवं समाज या सभ्यता में अंतर, ठीक है ना, संस्कृत और सभ्यता में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ओके। चलिए तो संस्कृत क्या है और इसमें क्या अंतर है, समाज उसमें सभ्यता में, हमने इसको देख लिया। इसमें क्या संस्कृत से और कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, संस्कृत की विविधता हम नहीं देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। हाँ, बहुसंस्कृतवाद देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। बहुसंस्कृतवाद क्या है, देखिए, जाति धर्म भाषा आदि के आधार पर कुछ संस्कृति होती हैं, ठीक है ना, और जिनके नैतिक मूल्य मान्यताएं होती हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं। यानी जाति धर्म भाषा के आधार पर कुछ ऐसी भी संस्कृति होती हैं, ठीक है ना, जिनके नैतिक मूल्य यानी मूल्य और मान्यताएं इनको एक दूसरे से अलग करते हैं।
संस्कृति के लोग किसी अन्य देश अथवा समाज में निवास करते हैं, जो इस प्रकार की संस्कृति होती है, और उन्हें सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है और एक दूसरे के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान और स्वीकार की भावना पैदा करनी पड़ती है। और किसी समाज में मौजूद ऐसी सांस्कृतिक स्थिति को बहुसंस्कृतवाद कहा जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मिलने और उसके उत्पन्न होने वाली सांस्कृतिक स्थिति को बहुसंस्कृतवाद, समझिएगा, मैं समझा देती हूँ। दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मिलने से और उससे उससे उत्पन्न होने वाली सांस्कृतिक स्थिति को बहुसंस्कृतवाद कहा जाता है, जहां पर बहुत सारे धर्म एक साथ, जिस देश में हमारा भारत देश बहुसंस्कृतवाद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, पहले हिंदू लोग थे, फिर बाद में ईसाई, बौद्ध, पारसी, मुस्लिम, ये सभी लोग आए और भारत ने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ये लोग यहाँ पर रहे। इनके अपने अपने धर्म, अपनी अपनी जाति, अपनी अपनी भाषा थी, ठीक है। तो जब एक देश में बहुत सारे धर्म, भाषा, जात के लोग आ जाते हैं, उनके अपने मूल, अपनी मान्यताएं, अपनी प्रथाएं, अपने रीति रिवाज हैं, आके रहने लगते हैं, ठीक है। तो उनमें विभिन्नताएं, सभी में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अलग अलग है, सबके अपने जाति, धर्म, भाषा, मूल मान्यताएं हैं, लेकिन इनके बावजूद भी सभी में प्यार है, सभी एक दूसरे से कॉर्पोरेट कर रहे हैं, तालमेल बिठा के रख रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं, ठीक है ना, यही कहलाता है बहुसंस्कृतवाद, ठीक है ना। तो जब किसी समाज में ऐसी संस्कृति होती है जहाँ पे बहुत सारी भाषा, जाति, धर्म, मूल मान्यताएं हो जाती हैं, तो वो बहुसंस्कृतवाद कहलाता है। और सही अर्थ में यदि आप दो लाइन में लिखना चाहें तो फिर आप लिख दीजिए, दो या दो से अधिक संस्कृतियों के मिलने से जो संस्कृति उत्पन्न होती है, जो सांस्कृतिक स्थिति होती है, वो बहुसंस्कृत कहलाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। यहाँ पर सबसे पहले कौन आए? मुस्लिम आए, फिर ईसाई आए, ठीक है ना, इसके बाद फिर यहाँ पर बौद्ध, पारसी सभी लोग आए और सभी अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने मूल्य को, अपनी मान्यता को, अपनी जात, भाषा, धर्म को लेकर के आए, ठीक है। यहाँ पर लोग आपस में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, अपनी समझ विकसित करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति, मूल्य, मान्यताओं का आदर सम्मान करते हैं, भाव स्वीकार करते हैं, ठीक है ना, यही कहलाता है बहुसंस्कृतवाद, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिएगा। चलिए, वैश्वीकरण हम संस्कृत नहीं देखेंगे, यदि आता है तो आप इसको लिख देंगे। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के स्तर पर, और एक देश से दूसरे देश में जाना, लोग घूमने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए जाते हैं, और इन माध्यम से जो है क्या होती है, संस्कृत प्रभावित होती है, और ये वैश्वीकरण संस्कृत कहलाती है, ठीक है। तो किसी देश की राजनीति एवं संस्कृति जब प्रभावित होती है, वो वैश्विक संस्कृत का प्रभाव कहलाता है, तकनीकी के माध्यम से, ठीक है ना। लोग सीखने के लिए, कुछ करने के लिए जब जाते हैं तो तकनीकी विस्तार कहलाती है, और वित्तीय विस्तार धन कहलाता है, यानी मुद्रा बाजार, संसाधन के लिए, शेयर बाजार के लिए जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, संचार माध्यम का विस्तार होता है, टेलीफोन, फिल्म वगैरह के माध्यम से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि वैश्वीकरण संस्कृति से क्या समझते हैं और इसका प्रवाह किस तरह से होता है, वैश्वीकरण में संस्कृत का प्रवाह किस तरह से होता है। चार माध्यम दिए, तकनीकी विस्तार, वित्तीय विस्तार, धन, संचार माध्यम और वैचारिक विस्तार, विचारधाराओं का जब आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। ओके, तो देख लीजिएगा। चलिए, ओके। भारतीय संदर्भ में आपको पता है कितने सारे यहाँ पर धर्म के, भाषा के मानने वाले लोग रहते हैं, उनको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। संस्कृत से हमने दो क्वेश्चन लिया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक समूह और समुदाय। अब यहाँ पर ये वाली यूनिट आपके लिए, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी, क्वेश्चन सभी से पूछा जाएगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो समुदाय देख लेते हैं, ठीक है ना, समुदाय क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, समुदाय की विशेषताएं पहला ले लेते हैं, ठीक है। ओके, प्राथमिक एवं गौड़ समुदाय, इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, आ जाइए। समुदाय क्या होता है? समूह, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, संबंध बनाते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों का संग्रह होता है, जहाँ पे मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य एक साथ में रहते हैं, एक झुंड हो जाए वो समूह कहला जाता है, ठीक है। ओके, और जब एक आबादी पर लोग बस जाते हैं, ठीक है ना, वो समुदाय हो जाता है, व्यक्ति विशेष जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो
तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी भी संग्रह को समूह मानते हैं और एक सदस्य दूसरे के साथ व्यक्तिगत तरीके से पहचान करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो ये समुदाय यहाँ पर इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। हाँ, समुदाय की परिभाषा आप जरूर देख लीजिए क्या है ये, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना वो दूसरे समुदाय का था, तो यहाँ पर वही हो जाती है भाषा, धर्म, जाति जब एक हो, ठीक है ना, राइट, एक ही रीति रिवाज मानने वाले लोग हों, वो यहाँ पर समुदाय हो जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए समुदाय की परिभाषा देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम अपनापन महसूस करते हैं और किसी दिए गए क्षेत्र में रहते हैं, एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत क्षेत्र मतलब एक ही जाति कल्चर के जो लोग रहते हैं, कि कल्चर के, कि संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, वो समुदाय कहलाता है। तो सामाजिक समूह होता है, यहाँ पर किसी दिए गए क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग को समुदाय कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बोगार्डन ने कहा है, परिभाषा है ये, और किंग्सले डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है। गिम्बर्सन ने समुदाय को सामाजिक जीवन के एक समूह के रूप में परिभाषित किया है। तो परिभाषा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ समुदाय क्या है, परिभाषा देके समझाइए तो आ सकता है। विशेषता ले लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समुदायों को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती, सभी समुदायों को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। समुदाय सभी समावेशी और दूसरों से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना। यानी 100 से अधिक व्यक्तियों के कुछ समुदाय होते हैं, जैसे यूएस की इरोक जनजाति, जो ये समुदाय कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक समुदाय विशेष रूप से कुछ बहुत बड़े और कम आत्मनिहित होते हैं। रिश्तेदारी, पारिवारिक संबंधों के बजाय ये आर्थिक और राजनीतिक निर्भरता पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे समुदाय की विशेषता देखते हैं तो पहला निश्चित क्षेत्र होता है, पहली विशेषता इसकी होती, ठीक है ना, कि इनको एक निश्चित क्षेत्र में ये निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है ना। तो एक निश्चित क्षेत्र फिक्स होता है जहाँ पे ये रहते हैं, पाए जाते हैं, समुदाय कहलाते हैं। जनसंख्या, इनकी जनसंख्या भी होती है, फिक्स होती है, कितने से लेकर के इतने तक के लोग होते हैं, तो और वो समुदाय कहलाता है। सामाजिक संबंध होता है, समुदाय के लोग जो होते हैं इनमें आपसी प्यार होता है और इनका सामाजिक संबंध होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से अपने वस्तुओं का आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, है ना। सांस्कृतिक समानता, इनकी जो संस्कृति होती है, मैंने कहा ना वो एक होती है। जैसे हम कह सकते हैं कम्युनिटी, यानी कि एक हिंदू, एक मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी एक की हो सकती है, ठीक है ना, ये समुदाय हो जाता है। तो इनकी सांस्कृतिक समानता, जो संस्कृति होती है बिल्कुल समान होती है। हम अनुभव, यानी कि ये अपनापन यहाँ पर रखते हैं, हम एज, हम उम्र के जनरली होते हैं, तो हम की भावना इनमें जनरली पाई जाती है, यूनिटी इनमें ज्यादा पाई जाती है, और संगठित अंतर क्रिया करते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समुदाय की विशेषताएं, ठीक है। निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक समानता, हम अनुभव, संगठित अंतर क्रिया होती है। अब यहाँ पे महान और छोटे समुदाय भी कुछ होते हैं, अब इसको नहीं देखेंगे। समुदाय के मामले, समुदाय के अगर मामले की बात की जाए यहाँ पर, तो समुदाय तब सामाजिक जीवन का एक क्षेत्र है जब कुछ हद तक सामाजिक सुसंगतता होती है, यानी समुदाय के आधार पर स्थानीयता और सामुदायिक भावना देखने को मिलती है, ठीक है ना। चलिए समुदाय भावना के तत्व देखते हैं, तो हम की भावना इनमें पाई जाती है, जो पुरुषों को दूसरों के साथ खुद की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है। वे हम कहे तो भेद का कोई विचार नहीं है, और जब वे कहते हैं कि हमारा, तब विभाजन का विचार आता है। हम का मतलब वो एक है, यूनिटी है उनमें, लेकिन जब हमारा कहते हैं तब यहाँ पे अलग अलग सब कुछ हो जाता है। तो हम भावना इनमें पाई जाती है जहाँ पुरुषों की समान रुचि होती है, ठीक है ना। तो समुदाय भावना के तत्व देख लीजिएगा, हो सकता है सामुदायिक भावना के तत्व भी आ जाए। भूमिका की भावना, यानी कि व्यक्ति की ओर से पूरे जीवन में अधीनता को सम्मिलित करती है। व्यक्ति का जीवन जो होता है अनुशासन में होता है, प्रशिक्षण में होता है, ठीक है, और यहाँ पे उसे बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, ठीक है। ओके, अब जैसे भूमिका में क्या हो सकता है, एक रोल होता है, सामाजिक भूमिका भी हो सकता है, पारिवारिक भूमिका भी हो सकता है, समाज के कुछ रोल होते हैं जो उसको कर्तव्य दिए गए हैं वो निभाना पड़ता है, परिवार के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। निर्भरता की भावना, यह समुदाय पर निर्भरता की व्यक्तिगत भावना को दिखाता है, ठीक है, यानी शारीरिक निर्भरता, व्यक्तिगत और शारीरिक दोनों निर्भरता इसमें शामिल होती है, और भौतिक जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि समुदाय एक बड़ा घर है जो उसके लिए जीवन निर्वाह करता है, तो यहाँ पे निर्भरता की भावना भी निकल के आती है। समुदाय का मानदंड नहीं देखेंगे, यहाँ पर हमने समुदाय की ओके। तो समुदाय को आप यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है परिभाषित करने के लिए। तो लोगों का समूह एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और श्रम के विभाजन के साथ अलग अलग इनका काम होता है।
सामान्य संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था होती है इनकी। सदस्य अपनी एकता के प्रति सचेत होते हैं और संबंध संगठित रूप से संबंधित काम करते हैं। ठीक है ना, ओके चलिए। संघ, संघ क्या, समुदाय तो देख लिया। संघ जो होता है किसी विशेष उद्देश्य या सीमित संख्या में उद्देश्यों के लिए लोगों को एकजुट करता है, लोगों का एकजुट का समूह होता है। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकजुट लोगों का समूह, ऐसी सेना या स्कूल जिसका उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा या ज्ञान प्रदान करना होता है, वो संघ कहलाता है। ठीक है ना। और दूसरी ओर समुदाय एक स्थायी सामाजिक समूह है जो किसी प्राप्ति या उद्देश्य की समग्रता को गले लगाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, संघ और समुदाय को थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकता है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, प्राथमिक समूह और गौड़ समूह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्राथमिक समूह और साथ में गौड़ समूह से आप क्या समझते हैं या फिर इनमें अंतर बताइए। ठीक है, ओके राइट। तो चलिए देख लेते हैं। प्राथमिक समूह जो होता है वो छोटा होता है, ओके, और इसमें जो सदस्य होते हैं आपस में आमने सामने का संपर्क होता है। ठीक है ना। ये प्राथमिक की एक छोटी सोसाइटी हो गई जो आमने सामने लोग रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। ठीक है ना। ये प्राथमिक समूह हो जाता है। और इनके पास अंतरंग और सहकारी संबंध होने के साथ साथ मजबूत निष्ठा भी होती है। सदस्यों के यानी कि विश्वास होता है, सदस्यों के बीच संबंध होते हैं जो अपने आप में लक्ष्य होते हैं, क्योंकि सदस्य केवल एक दूसरे के साथ जुड़कर आनंद प्राप्त करते हैं। प्राथमिक समूह कहलाता है। कोई दूसरा लक्ष्य इनके पास नहीं होता है। प्राथमिक समूह का अंत तब होता है जब एक या एक से अधिक सदस्य से छोड़ देते हैं और उन्हें दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक समूह का सबसे अच्छा उदाहरण परिवार, दोस्ती, सहकर्मी समूह होता है। ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर प्राथमिक समूह छोटा होता है। ठीक है, जैसे परिवार हो गया, जैसे जिस घर में मम्मी पापा भाई बहन 4 लोग हो जाते हैं। ठीक है ना, छोटा हो गया ना। और ये लोग आपस में क्या करते हैं, हमेशा आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के काम में आते हैं, संपर्क में रहते हैं, इनके आपसी संबंध होते हैं, इसमें निष्ठा विश्वास होता है। ठीक है। तो ये परिवार के मद्देनजर देखिएगा, एज एग्जाम्पल परिवार है प्राथमिक समूह। परिवार में क्या क्या चीजें होती हैं, जो इसके अंदर सदस्य रहते हैं उनके अगर लक्ष्य होते हैं, क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, प्यार देना, है ना, जीविकोपार्जन करना, भरण पोषण करना, ये लक्ष्य होते हैं। और ये एक दूसरे के साथ में जुड़कर आनंद प्राप्त करते हैं, दूसरे मिलकर खुशी को मनाते हैं। ठीक है ना। दूसरा कोई और लक्ष्य नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई इस समूह से, मान लीजिए सपोज दैट, जैसे यहाँ पर दोस्त दे दिया, सहकर्मी समूह दे दिया। अब यहाँ पर एक दूसरे को छोड़कर जाना हो गया कि एक सदस्य एक दूसरे के साथ छोड़कर चला गया, तो कोई और इसे नहीं आ सकता है इसमें। ठीक है ना, उसकी जगह किसी और को नहीं ले सकते हैं। तो मतलब ये होता है अगर आपका दोस्त छोड़कर आपको चला गया तो वो जगह खाली रहेगी। या अगर कोई एक मेंबर है जो कहीं आपको छोड़ के चला गया, तो बाहर चला गया, एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी जगह A to Z उसी तरह से रहती है। ठीक है। तो प्राथमिक समूह का अंत तब होता है जब एक या एक से अधिक सदस्य इसे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, और दूसरे उन्हें द्वारा प्रस्थापित नहीं किया जा सकता है। तो परिवार दोस्ती समूह हो गया। गौड़ समूह क्या कहलाते हैं। अब गौड़ समूह प्राथमिक समूह के जस्ट अपोजिट होते हैं। ये बड़े समूह होते हैं, एक दूसरे के साथ ये बहुत कम रहते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, अवैयक्तिक संबंध बना के रखते हैं, औपचारिक हाय हेलो तक सीमित रहता है। ठीक है ना। इन्हें द्वितीयक समूह भी कहते हैं, द्वितीयक या गौड़ समूह, विशिष्ट या विशिष्ट रुचि समूह भी कहते हैं। ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कि श्रम का एक अच्छी तरह से परिभाषित विभाजन है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके जो सदस्य होते हैं, मूल सदस्य, इसके सदस्य है भी या नहीं है। प्राथमिक में सदस्य कंपलसरी है, छोटा है, कंपलसरी है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं जरूरी नहीं कि इसके सदस्य ही हो। मान लीजिए फुटबॉल टीम, संगीत क्लब, कारखाना, सेना, ये गौड़ समूहों के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें इसके लोग सदस्य जुड़ते भी हैं और नहीं भी जुड़ते हैं, बाहर से भी आके इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये गौड़ समूह हो गया। तो इसमें अंतर देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है और माध्यमिक समूह, गौड़ समूह, द्वितीयक समूह, इसके 3 नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। ये बड़ा होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत और अंतरंग संबंध होता है। ठीक है ना। और जबकि द्वितीयक समूह के सदस्यों के बीच अपेक्षाकृत अवैयक्तिक संबंध होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच आमने सामने का संचार होता है। द्वितीयक समूह के सदस्यों के आमने सामने का संचार बहुत कम होता है, मेल जुलाप बहुत कम होता है, मिलना जुलना। प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना होती है, निष्ठा होती है, और माध्यमिक समूह के मामले में चीजें नहीं होती हैं। प्राथमिक समूह में अनौपचारिकता सबसे आम है। ठीक है ना। और समूह पे
एक नाम अधिकारी या नियमित बैठक स्थान नहीं होता है, जबकि माध्यमिक समूह में ऐसी औपचारिकता होती है, ठीक है ना। प्राथमिक समूह संबोधन मुखी होते हैं, माध्यमिक समूह लक्ष्य उन्मुख होते हैं, लक्ष्य को लेकर के नहीं चलते हैं, लक्ष्य को लेकर के चलते हैं माध्यमिक या गौण द्वितीयक समूह। और प्राथमिक समूह में कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। प्राथमिक समूहों में संबंध होता है, ठीक है। एक व्यक्ति की अनुपस्थिति दूसरे द्वारा पूरी नहीं की जा सकती है, ठीक है। जबकि जो विशिष्ट समूह होते हैं, गौण समूह होते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह होते हैं, माध्यमिक समूह, बहुत सारे इसके नाम हैं, इनमें ये नहीं पाया जाता है। इसलिए एक व्यक्ति को दूसरे के लिए बहुत आसानी से इसको बदला जा सकता है, जबकि प्राथमिक समूह में नहीं बदला जा सकता, नहीं लाया जा सकता है। प्राथमिक समूह में प्रेम, सहानुभूति, सहायता आदि होती है, जबकि माध्यमिक या द्वितीयक या गौण समूह में स्वार्थ और व्यक्तिवाद होता है। समूह के निर्णय प्राथमिक समूह के पारंपरिक होते हैं और माध्यमिक समूह के निर्णय तर्कसंगत होते हैं। प्राथमिक समूह में किसी भी व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म, क्रम, आयु के अनुसार तय होती है और माध्यमिक समूह में भूमिका के अनुसार तय होती है। प्राथमिक समूह समय और महत्व में प्राथमिक होते हैं, समाज की आधारशिला है, और जो माध्यमिक द्वितीयक गौण समूह होते हैं हमेशा गौण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, चलिए अंतर देख लीजिएगा, आंतरिक और बाह्य समूह भी आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहे तो, ठीक है। ओके, चलिए संदर्भ समूह भी नहीं देखेंगे, चलिए। और समूह से क्या क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो मुझे नहीं लगता है समूह से और भी कोई क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए ओके, अब यहाँ पे क्या है। ओके, सामाजिक समूह, सामुदायिक मतभेद यहाँ पे दिया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए सारांश आ गया। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं संगठन और संस्थाएं। संगठन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और संगठन से भी 100% एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही, सामाजिक संगठन क्या है, ठीक है ना, राइट। ये क्वेश्चन तो 100% पूछेगा कि सामाजिक संगठन क्या है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, संस्था क्या है। ओके, संगठन, संगठन से संबंधित दृष्टिकोण, ठीक है, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। संगठन से संबंधित कौन कौन से दृष्टिकोण है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। चलिए दृष्टिकोण का मतलब परिपेक्ष होता है, ठीक है। ओके, संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, ठीक है ना, जो बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी होती है और जनरली इसमें समाज व्यक्तियों समूहों से बना हुआ होता है, ठीक है। ओके, तो समाज व्यक्तियों और समूहों से बना होता है संगठन, और इसे संस्था भी आप कह सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए समाज की स्थिरता के लिए जरूरी होता है। शिक्षा क्या है, संस्था ही तो है, संगठन ही तो ऑर्गेनाइजेशन है। संस्थान, संस्थान समाज के वे घटक है जो मानव अंतः क्रिया और क्रियाकलाप को बनाकर उसे आदेश देते हैं, स्थिरता बनाए रखते हैं, ठीक है। ओके, ये संस्थान कहलाते हैं। संस्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके लिए संगठन इंपॉर्टेंट है। ओके, संस्थानों का प्रयोजन, ये भी नहीं देखेंगे। संस्थानों का नहीं, हाँ परिपेक्ष देख लीजिए, दृष्टिकोण, संगठन देख लेते हैं। संगठन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये संगठन क्या होता है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो इसमें औपचारिक निकाय होता है, ये गैर सदस्यों से सदस्यों को अलग करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, अगर इसकी एक हम परिभाषा ढूंढते हैं कि संगठन क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर संस्थाएं, जो संस्था और संगठन दोनों में फर्क होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम संगठन की बात करते हैं तो अगर एक निश्चित परिभाषा में मिल जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, संगठन क्या है, ये हमें थोड़ा मिल जाए, संगठन क्या है।
संगठन क्या है? देखिए, चलिए मैं इसको अपने लफ्ज में आपको समझा देती हूँ, ठीक है ना। आज संगठन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है ना। गठन करना, गठन करना का मतलब इकट्ठा करना हुआ। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एक तरह से शक्तियां, जो जो चीज जो टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो, ठीक है ना, टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो, उनको इकट्ठा कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, उनमें यूनिटी ला लीजिए, एकता आप ला लीजिए, ठीक है ना। तो बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना, ठीक है, इसे आप संगठन कह सकते हैं बड़े आराम से। संगठन का मतलब यही निकलेगा, ठीक है ना, कि संगठन क्या है। तो यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं, तो संगठन यही है आपका, बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं बहुत सी संस्थाएं भी हैं, संगठन संस्थाओं में अंतर भी यहाँ पर दे दिया है। पर्टिकुलर चीज में नहीं समझाया कि संगठन क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, कि आप पर्टिकुलर कहो। देखिए संगठन जो होता है यहाँ पर एक तरह से प्रबंधन का काम ये करता है संगठन, ठीक है ना। ओके, और प्रबंधन का काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई कार्य है, कोई साधन है, ये औपचारिक अवस्था होती है और जिसके माध्यम से प्रबंधन अपना कार्य संपन्न करता है। तो संगठन के माध्यम से कोई मान लीजिए साधक है, औपचारिक है, कोई भी प्रबंधन जो होता है वो अपना काम करता है। तो प्रबंधन का कार्य संपन्न करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यह प्रबंधन का एक तरह से तंत्र है, ठीक है। ओके, और संगठित प्रयासों के द्वारा, योजनाओं के द्वारा एवं आवश्यकताओं को साकार किया जाता है, किसके माध्यम से? संगठन के माध्यम से, ठीक है ना। ओके, तो संगठन समझ में आ गया। संगठन क्या? संगठन के हम दृष्टिकोण देख लेते हैं और ये जो दृष्टिकोण है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं संगठन को। ओके, तो संगठन व्यवस्था या मुक्ति कह सकते हैं, एक लक्ष्य होता है काम को करने के लिए, श्रम को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। ओके, जैसे संगठन के रूप में हम कह सकते हैं राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक की सभी संगठन ही तो है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे संगठन के दृष्टिकोण देख लेते हैं। अगर दृष्टिकोण की बात आ जाती है तो यहाँ पर आपको इसके परिपेक्ष रखने पड़ेंगे। मैक्स वेबर का दृष्टिकोण संगठन को लेकर के क्या है, ठीक है ना। तो उन्होंने संगठन में नौकरशाही को लेकर के आया है, ठीक है। मैक्स वेबर ने कहा है कि नौकरशाही का वेबर मॉडल समाज में प्राधिकरण की प्रकृति है। वो ये कहते हैं नौकरशाही क्या है? नौकरशाही का मतलब होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक प्रशासन होता है, सरकार होती है, सरकार के अंदर जो भी सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है, नीतियां बनाती है और उसको लागू करना, उसको क्रियान्वयन करने का काम नौकरशाही का होता है। तो जो एक अधिकारी तंत्र होता है सरकार के नीचे का, वो पूरा तंत्र नौकरशाही में आ जाता है, ठीक है। और प्रशासन का काम करता है, यहाँ पे विश्वसनीयता, अनुशासन, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने नौकरशाही को यहाँ पर लेके आया है। और जिस प्रकार प्रशासन जैसे कि वेबर कहते हैं कि नौकरशाही प्रशासन के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं, वैसे ही आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए प्रमुख बड़े संगठन, व्यापार, धर्मार्थ संगठन, धार्मिक संगठन, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों तक फैला हुआ है संगठन, ठीक है। तो संगठन क्या है? नौकरशाही प्रशासन मानव संसाधन का आयोजन करता है, नौकरशाही नियंत्रित करता है, ठीक है, सुझाव देता है, उसको लागू करता है, ठीक है। तो नौकरशाही को अगर मैक्स वेबर की नजर से देखा जाए नौकरशाही को, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इसके प्रकार दिए हुए मैक्स वेबर की नजर से। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण में पहला वेबर का आता है, ठीक है। नौकरशाही प्रशासन का प्रभावी रूप होता है, अधिकारियों को व्यवस्थित किया जाता है, उनकी शक्ति प्रभाव को लिखित रूप में रखा जाता है, कार्यालयों को पद क्रम के हिसाब से, वही अधिकारी पद के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है, क्रमिक स्तर दिया जाता है और सभी को अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना। और कार्यालय की क्षमता के अनुसार आदेश दिया जाता है, आदेश का पालन किया जाता है, नियम बताते हैं कि उन्हें सारी कार्यालय की योग्यता के अंतर्गत होता है, ठीक है। और प्रत्येक संभावित जो सैद्धांतिक प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाती है। तो ये नौकरशाही कहलाती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखित रिकॉर्ड्स भी होते हैं, बातों को लिखा जाता है, फाइलों को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो ये नौकरशाही के अंतर्गत आ जाता है। तो नौकरशाही संगठन के संबंध में वेबर की अवधारणा के बारे में लोग विशेष समूह के सदस्य के रूप में भूमिकाएं अदा करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो व्यक्तियों को नौकरशाही प्रशासन में उनकी भूमिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इरविन गॉफमैन
इरविन गॉफमैन संगठन के बारे में अपना क्या दृष्टिकोण देते हैं संगठन के बारे में, तो वो कुछ मामलों में एक दूसरे से भिन्न है। उनमें एक समान विशेषता है, अस्पताल, मठ, जेल, बोर्डिंग स्कूल पर विचार उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी उनमें कुछ समानता होती है और ये सभी संगठन के प्रतिभागी होते हैं। संस्थान स्कूलों से कई बातों से भिन्न होते हैं। प्रवेश जेलों के विपरीत शैक्षिक होते हैं, परंतु जेल जाना बलपूर्वक और अनैच्छिक होता है। तो इरविन फॉकमैन ने भी अपने विचार दिए थे संगठन को लेकर के। तो यही परिप्रेक्ष्य, यही दृष्टिकोण कहलाता है, किसको लेकर के, संगठन को लेकर के, कि लोगों ने संगठन के बारे में क्या बताया। ठीक है, ओके। चलिए फिर यहाँ पर संपूर्ण संस्थान, निवासियों के रोजगार, विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति, सभी चीजें उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो गोल्फमैन बोलते हैं कि जब लोग दलों में रहते हैं तब संस्थागत व्यवस्था उनके जीवन की संरचनाएं बनाई जाती है ना। फिर संगठनों का यहाँ पे वर्गीकरण आ गया है। संगठनों का वर्गीकरण तो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मैक्स वेबर का देख लीजिएगा, संगठन के प्रति दृष्टिकोण पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे दे दिया। नौकरशाही से वेबर का क्या तात्पर्य है, वही आपको बताना पड़ेगा। या संगठन के संगठन में मैक्स वेबर के दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य को समझाइए, तब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। चलिए ये भी फिनिश्ड हो गया। प्रस्थित और भूमिका, प्रस्थित और भूमिका क्या है ये देख लीजिए यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रस्थित आपके लिए, कि आखिर प्रस्थित क्या कहलाती है। ठीक है, ओके, राइट। और हो सकता है प्रस्थित और भूमिका में अंतर भी यहाँ पे पूछ दे। सरल और जटिल समाज भी हम यहाँ पर लेंगे, कुछ क्वेश्चन है जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्थित और भूमिका देख लेते हैं, इसकी संकल्पना देख लेते हैं। ठीक है, ओके। प्रस्थित और भूमिका क्या है, चलिए। ओके, प्रस्थित क्या कहलाती है, देखिए अब। प्रस्थित समाज में किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जीवन भर में एक व्यक्ति उम्र, लिंग, वर्ग, व्यवसाय, शिक्षा की तर्ज पर अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करता है, यानी स्थिति। ठीक है ना, वो समाज में रहता है और उसको समाज के द्वारा ग्रहण किया जाता है प्रस्थित को। ठीक है ना, तो एक व्यक्ति की एक समय में कई स्थितियां हो सकती हैं, यानी परिस्थिति हो सकती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, बेटी की, सामाजिक कार्यकर्ता, बुक रीडिंग, क्लब सदस्य, गिटार वादक, एक कंपनी में सह प्रबंधक आदि। तो किसी व्यक्ति की ग्रहण की गई सभी परिस्थितियों संयोजन प्रस्थित समूह कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए किसी भी स्थिति को ग्रहण कर लेता है तो वह प्रस्थित कहलाती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिएगा, अधिकार और कर्तव्यों के संग्रह को प्रस्थित माना है उन्होंने। ठीक है ना, एक ऐसी स्थिति, जनरली यहाँ पर प्रस्थित और भूमिका को लोग एक मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, जब वह एक व्यक्ति अधिकार और कर्तव्यों को लागू करता है तो वह प्रस्थित का प्रभाव डालता है। ठीक है, उसको पूरा अधिकार होता है, वह ऐसी स्थिति में उसको ऊपर पावर होता है। ठीक है, और जब वो पावर का यूज करता है, अधिकार का यूज करता है, तो वो अपनी भूमिका में आ जाता है और वो भूमिका निभा रहा होता है। तो प्रस्थित शब्द मात्र समाज में किसी व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए पदों को संदर्भित करता है, अब चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, वकील हो, दुकानदार, ब्राह्मण, दलित। तो जब कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए कोई पद ग्रहण कर लेता है तो वो पद प्रस्थित कहलाता है। ठीक है, ओके, राइट। चलिए, तो प्रस्थित समझ में आ गया ना, कि समाज में रहते हुए व्यक्ति जब ग्रहण करता, पदों को ग्रहण करता है। मान लीजिए XYZ, आप डॉक्टर बन गए, आप वकील बन गए, आगे चल के आप एक हाउस वाइफ है, ठीक है ना, प्रोफेसर हो गए, जितनी सब स्थिति होते हैं, तो एक पद को ग्रहण करना प्रस्थित होता है। ठीक है ना, ओके। तो प्रस्थित और साथ में भूमिका, इन दोनों को देखना यहाँ पर जरूरी है। मैक्स वेबर ने आप प्रस्थित को अलग अलग बोला है, बोला है सम्मान के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रस्थित होती है। ठीक है ना, ओके। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, इसके जीवन शैली में भी परिवर्तन आता, उन्होंने जीवन शैली से जोड़ दिया। जीवन शैली के इसमें आवास, कपड़े, भाषा, बोली जाने वाली भाषण, व्यवसाय के शिष्टाचार यहाँ पे होते हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी में एक लग्जरी कार या समृद्ध पड़ोस में रहना किसी व्यक्ति की परिस्थिति का प्रतीक माना जाता है।
कि उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, वो बहुत धनवान है, वो बहुत अमीर व्यक्ति है। तो समान रूप से किसी व्यक्ति की आय या संपत्ति द्वारा निर्धारित की जाती है प्रायश्चित। ये किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। ठीक है, ओके चलिए। तो प्रायश्चित नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में हो सकती है, और प्रायश्चित में विशेषाधिकार और गैर विशेषाधिकार दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। जिसे भारत में एक दलित पूर्व अस्पृश्य की स्थिति से व्यक्तियों को सार्वजनिक को तक पहुंचने, अन्य जातियों के साथ भोजन साझन करने, ऊपरी जात के परिवार से शादी करने पर रोका जाता था। क्योंकि वो दलित है, अपरिचित है, उसकी स्थिति यह है कि दूसरों को छू नहीं सकता, पानी नहीं पी सकता, शादी नहीं कर सकता। एक उसकी स्थिति को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा प्रस्थित, और यहाँ पर साथ में प्रस्थित में यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे भूमिका को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। ओके, भूमिका, भूमिका क्या कहलाती है? देखिए, भूमिका को मैंने पहले ही बताया था कि हम परिवार समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमारी बहुत सारी भूमिकाएं होती है। हमारी जो लाइफ होती है, जो हमारी प्रास्थित होती है, मैंने कहा ना, वो भूमिका के ऊपर होती है, भूमिका के साथ ही शुरू होती है। ठीक है ना। यहाँ पर प्रत्येक के साथ भूमिका, प्रायश्चित के साथ भूमिका जुड़ी हुई होती है। भूमिका क्या है? एक महिला, बेटी, बहन, छात्र, एक निजी शिक्षक, एक दोस्त, अन्य की भूमिका निभाती है। ठीक है ना। तो मान लीजिए एक महिला बेटी है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर पद हो गया, वो प्रायश्चित हो गई। लेकिन डॉक्टर किसी की बीवी भी हो सकती है अगर वो फीमेल है तो, है ना। और किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की बहू भी हो सकती है। तो ये भूमिका हो गई, वो बहुत सारे भूमिकाएं निभा रही। ठीक है ना। तो ये प्रास्थित और भूमिका एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और प्रास्थित में व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रास्थित सामाजिक होती है, समाज से मिलती है। एक ये पद होता है जिसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है, प्रमोशन होता है, हो सकता है उसको छोड़ के और भी बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा पद उसे मिल जाए, वो उसे कर ले। ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए यातायात की भीड़ होती है, हम यातायात पुलिस को यातायात का प्रबंधन करने और वाहनों के प्रभाव को कम करने की उम्मीद करते हैं। उसी प्रकार रेस्तरां में ग्राहक वेट्रेस को मेनू प्रदान करने वाले आदेशों को नोट करने और भोजन की सेवा करने की अपेक्षा करता है। तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको अपने वर्णन और उसमें लफ्ज में समझा देती हूँ। तो भूमिकाएं और प्रास्थित एक दूसरे से अंतःक्रिया करती हैं। ठीक है। और जो भूमिका होता है, भूमिका में व्यवहार और दृष्टिकोण दिखते हैं। ठीक है ना, राइट। भूमिका व्यक्तिगत व्यवहार और सामूहिक स्तर पर की जाती है। प्रास्थित व्यक्तिगत होती है, लेकिन भूमिका सामूहिक होती है, कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती। ठीक है ना। तो भूमिका अधिकारों और दायित्वों का समूह होता है। एक व्यक्ति का दायित्व, उसके साथी का अधिकार क्या है। ठीक है, राइट। ये होता है भूमिका। तो भूमिका और प्रास्थित देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक रसोइयों की भूमिका यहाँ पे बता रहा है। नीरज एक होटल में मुख्य प्रायश्चित को ग्रहण कर लिया। यानी नीरज एक होटल में क्या बन गया? बेटर बन गया। जब वो बेटर बन गया तो उसने एक पद ग्रहण कर लिया, बेटर का पद मिला। बेटर का पद मिला मतलब उसे एक स्थिति, एक प्रायस्थिति मिल गई, उसने प्रायस्थिति को ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। अब जब वो रसोईया बन गया, पद मिल गया, प्रायस्थिति उसको मिल गई, तो भोजन पकाने के लिए वो क्या करने लगा? पर्यवेक्षण और समन्वय की भूमिका निभाने की उम्मीद थी। भाई भोजन पकाएगा, फिर उसके बाद उसका पर्यवेक्षण करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो ये सभी काम वो करेगा ना, भोजन तैयार करेगा, तो ये सब काम नीरज को करने होते हैं। लेकिन इसके अलावा उसमें कुछ और भी अपेक्षाएं रसोइयों से है, नियमित कार्य करने के। ठीक है ना। अनुशासन को बनाए रखना, साफ सफाई किचन में रखना, ये सभी चीजें करना, तो ये इसकी भूमिका हो गई। रसोइये का जॉब मिला, प्रायश्चित है, एक पद मिल गया, लेकिन जॉब के बाद उसके अंतर्गत जो काम होते हैं वो करना, वो भूमिका उसकी हो जाती है। ठीक है। तो भूमिका सीखना एक छोटी उम्र से शुरू हो जाता है, जब बच्चे देखने लगते हैं कि कैसे उनके आसपास के लोग एक साथ और दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो असल में बच्चे अक्सर भूमिका निभाते हैं। ठीक है, गेम खेलते हैं। ठीक है। तो एक माता पिता शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, भूमिका होती है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आपके लिए भूमिका और प्रायश्चित वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। भूमिका सिद्धांत नहीं देखेंगे, भूमिकाओं का वर्गीकरण नहीं देखेंगे। चलिए, ओके। हाँ, भूमिका, भूमिका में व्यवस्था नहीं, जटिल और सरल समाज, शायद देखा, सरल समाजों की भूमिका है, राइट। चलिए, जटिल और सरल समाज देख लीजिए क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो जटिल और सरल समाज क्या कहलाता है? जनरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा मैं देखती हूँ सरल समाजों की। अच्छा, ये सरल समाज की भूमिका दिया हो, इसको छोड़ दीजिए। सरल समाज की, जटिल समाज की भूमिका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है।
एकाधिकार भूमिकाएं जैसे ये दे दी, आप ही भूमिका सेट दे दिया, तो कुछ अलग अलग चीजें हैं। चलिए ठीक है, चलिए भूमिका, संघर्ष और तनाव मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, सारांश आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं आपका समाजीकरण। समाजीकरण से भी क्वेश्चन आ सकता है। समाजीकरण क्या होता है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाँ, समाजीकरण में लैंगिक समाजीकरण देख लीजिएगा, ये आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। समाजीकरण के हम सिद्धांत नहीं लेंगे, सिगमंड फ्रायड हो सकता है लेकिन लेंगे नहीं, ठीक है ना। ओके राइट, तो सॉरी, समाजीकरण से क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो समाजीकरण क्या है सिर्फ इतना आप देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, जैसे पहले भी समाजीकरण का अर्थ बता चुके हैं। समाज में लोग रहता है, एक बच्चा होता है, जन्म लेता है, वो पशु के समान होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वो परिवार में ही सीखता है, मूल्य को, संस्कृत को, सभी चीजों को ग्रहण करता है। फिर परिवार के साथ वो बाहर जाता है, समाज से, अगल बगल से, पर्यावरण से, स्कूल से, है ना। तो जो आदतें, नैतिक चीजें होती हैं, सभी चीजों को सीखता है, मूल को सीखता है, रीति परंपराएं सीखता है, और यही क्या कहलाता है, उसे संस्कृत की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो समाजीकरण को प्राप्त करता है। जब वो परिपक्व हो जाता है, कुशल हो जाता है, उसमें योग्यता आ जाती है, ठीक है ना, वो टैलेंटेड हो जाता है, स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, उसमें वो दक्षता आ जाती है, तो वो समाजीकरण कहलाती है, ठीक है ना। ये समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ओके चलिए, समाजीकरण के यदि प्रकार देखेंगे तो प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। तो यह मनुष्य के समाजीकरण का पहला चरण होता है, इसका जीवन में विशेष महत्व होता है। ये जन्म से लेकर के बचपन तक का समाजीकरण होता है। भाषा का अर्जन यहाँ पर होता है, ठीक है, जो कुछ भी अपने परिवार से, परिवेश से सीखता है, तो प्राथमिक समाजीकरण हो जाता है। फिर द्वितीय समाजीकरण क्या होता है, जब बच्चा कहाँ पहुंचता है, बचपन से किशोरावस्था में पहुंचता है, तो दूसरा समाजीकरण, दूसरा चरण शुरू हो जाता है, और ये विद्यालय में पहुंचता है, मित्र टोली बनाने लगता है, फ्रेंड्स बनाने लगता है, उनसे बहुत कुछ सीखता है, अच्छी बुरी चीजें सीखता है, रीति रिवाज, मानदंड, संस्कृति जो होती है उनमें सहयोग करता है, उनको सीखता है। तो दूसरा हो गया। लैंगिक समाजीकरण देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और जब इस चरण तक आते आते बच्चे में विचार प्रक्रिया आ जाती है, ठीक है ना, लैंगिक भूमिकाओं की जानकारी प्राप्त कर लेता है, स्त्री पुरुष के बारे में विशेषताएं आने लगती हैं, ठीक है ना, मेल फीमेल के बारे में जानने लगता है, ठीक है, स्त्री पुरुष के बीच किस तरह के संबंध होते हैं, वे एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, जब ये सभी चीजें आने लगती हैं, सामाजिक दायित्व का बोध उसमें आ जाता है, तो लैंगिक समाजीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो बच्चों को समझाना, मार्गदर्शन करने के बड़े बड़े तरीके अलग अलग होते हैं। कपड़े पहनने का ढंग, हेयर स्टाइल, साज सज्जा, सभी स्त्री पुरुष इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें देखकर बच्चे भी स्त्री पुरुषों के अलग अलग तरीकों को अपना लेते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए ओके, चलिए समाजीकरण के सिद्धांत नहीं देखेंगे, हालांकि समाजीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक क्वेश्चन इसमें पूछ दे, तो फिर आप ये ना कहो कि समाजीकरण है क्या। समाजीकरण के यदि माध्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समाजीकरण देखा, समाजीकरण के प्रकार देख लिया, माध्यम देख लीजिए। परिवार सबसे पहला माध्यम होता है समाजीकरण का, ठीक है ना, माता पिता जिसमें आते हैं, जिनसे बच्चा सीखता है, बच्चों को सिखाते हैं, दादा दादी, जो भी घर में लोग होते हैं, बच्चे के समाजीकरण में विशेष योगदान देते हैं, भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना, सही गलत की पहचान करते हैं, संस्कृत को बताते हैं, मूल्य को बताते हैं, शिष्टाचार को बताते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। फिर साथी समूह होता है, जब बच्चा साथियों का विशेष महत्व, जब थोड़ा बड़ा होता है, हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने मिलने जुलने लगता है, उनके साथ में वो रहने लगता है, तो उनमें समानता करने लगता है, सहयोग की भावना आ जाती है, ठीक है ना। तो पारिवारिक स्तर से और घर के आसपास में रहने वाले बच्चों से मिलता है, तो परिवार से निकल करके वो मित्रता की मंडली में, मित्र मंडली में आ जाता है, ठीक है। ओके, विद्यालय आता है, विद्यालय समाजीकरण का प्रथम औपचारिक माध्यम होता है, जहाँ बच्चों के विचारों का, नैतिकता का, शिष्टाचार का सिखाया जाता है और शासन में रहते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये माध्यम है, ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी एजेंसी है, एजेंसी भी इसको कहा जाता है, माध्यम ना कह के एजेंसी पूछ सकता है समाजीकरण की कौन कौन सी एजेंट, कौन कौन से एजेंट है, तो ये एजेंट है, संचार मीडिया हो गया, ठीक है ना, देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके चलिए, तो ये भी फिनिश्ड हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे लिए क्या इसमें बचा है, संरचना और प्रकार देख लीजिएगा। संरचना और प्रकार से क्या है इसमें क्वेश्चन, हाँ, प्रकारवाद देख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए।
प्रकारवाद, ठीक है ना। प्रकारवाद के आधार का वर्णन कीजिए, यानी प्रकारवाद क्या है ये देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, और प्रकारवाद में क्या कोई दिया हुआ है क्या यहाँ पर? हाँ, सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकारवाद, रेडविग, ब्राउन और मेलिनोस्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रखूंगी इसे थोड़ा सा, रॉबर्ट का भी देख लीजिएगा प्रकारवाद। अब इसको समझाएंगे नहीं, इसको हम पहले भी समझा चुके, ठीक है ना। तो प्रकारवाद क्या है और इन दोनों को जो दृष्टिकोण परिपेक्ष होता है प्रत्यक्षवाद से प्रकारवाद तक, ये देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रकारवाद बन जाता है। और प्रकारवाद में ये देखिएगा एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेडक्लिफ, ब्राउन और मेलिनोस्की का, ठीक है। ओके, अभी तो परसों आपका पेपर है, बहुत ज्यादा होगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आपको वो समझा दूंगी, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, और एक दूसरा थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर आप, रॉबर्ट मार्टन का, टालकोट पार्सन और रॉबर्ट मार्सन का प्रकारवाद। बस प्रकारवाद में 2 ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। और भी है क्या? सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। सामाजिक नियंत्रण से क्या क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है? मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक नियंत्रण से कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सामाजिक नियंत्रण से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, ठीक है, ओके। सामाजिक परिवर्तन, अच्छा, सामाजिक परिवर्तन के समझने के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण कौन कौन से हैं सामाजिक परिवर्तन के, एक ही क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन के लास्ट क्वेश्चन ही होगा जहां तक है, लास्ट यूनिट आपका होगा, ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन देख लीजिए, हो सकता है कि यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सामाजिक परिवर्तन के समझने के दृष्टिकोण क्या है? चलिए, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक सांस्कृतिक कारक, 2 क्वेश्चन को मैंने रख दिया वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है ना। तो सामाजिक परिवर्तन के समझने के दृष्टिकोण एक ये हो गया, और सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक कारक आपसे पूछ सकता है। सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपसे सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण की चर्चा करना है। तो अध्ययन संबंधी जब आप दृष्टिकोण करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन के उद्भव विकास संबंधी सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक संघर्ष सिद्धांत आएगा, या हो सकता है इनमें से चक्रीय सिद्धांत को अलग भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए फिर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन है समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, राइट, चलिए फिर बाद में भी देख लेंगे कुछ अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो। टेक केयर, बाय।